दिस इज चांदनी, वेलकम यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। एंड आज की वीडियो का टॉपिक बिगिन करें उससे पहले लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो ऑन अ मोटिवेशनल नोट व्हिच इज गोइंग टू बी हम होंगे कामयाब। सो एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स के जितने भी एजुकेटर्स हैं, मैं ओलंपियाड्स की बात करूं या बाकी सब्जेक्ट्स की बात करूं, ईच एंड एवरी टीचर इज गिविंग देयर बेस्ट कि वो आपको जो भी रिक्वायर्ड टॉपिक्स पे वीडियोस हैं वो सब प्रोवाइड करें ताकि आपकी प्रेपरेशन में कोई भी हिंड्रेंस ना आए। साथ ही साथ आई नो दैट यू स्टूडेंट्स आर ऑल्सो गिविंग योर बेस्ट बाय वॉचिंग ऑल द वीडियोज। आप भी कोई भी कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ रहे हो एंड यू आर ऑल्सो गिविंग योर 100%। सो व्हेन वी आर गिविंग आवर बेस्ट, यू आर गिविंग योर बेस्ट एफर्ट्स, तो फिर ऑब्वियसली हमें कोई नहीं रोक सकता टू सिक्योर द बेस्ट मार्क्स इन एग्जाम्स, टू रॉक इन द एग्जाम, एंड दैट इज वाई ये बहुत अप्रोप्रिएट है विच इज हम जरूर होंगे कामयाब। क्लियर? ओके, सो वी आर डन विद अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हो चुके हैं हम। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक। आज का वीडियो होने वाला है इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स पे बेस्ड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होंगे बिगनर लेवल के। नाउ दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो है इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स यानी मुहावरे और कहावतें, इस पे हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में सब डिस्कस कर लिया था कि इडियम्स क्या होते हैं, फिर मैंने आपको 5 एग्जाम्पल्स दिए थे। प्रोवर्ब्स क्या होते हैं एंड आई गेव यू 5 एग्जाम्पल्स ऑफ दैट टू। एंड या विद दिस वी अंडरस्टूड ये एग्जैक्टली हमको क्या प्रिपेयर करना है और किस तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन करनी है। करेक्ट? बट अब टाइम आता है टू प्रैक्टिस सर्टेन इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स ताकि आपको बहुत सारे सॉर्ट ऑफ इडियम्स और प्रोवर्ब्स का जो एक बैग है फुल ऑफ इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स वो मिल जाए, सो दैट आपको कोई भी क्वेश्चन आए यू आर रेडी टू फेस इट। अब ज्यादातर तो यू गेट कंप्लीट द फॉलोइंग, आपको एग्जैक्टली मेंशन भी कर दिया जाता है, कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब, कंप्लीट द फॉलोइंग इडियम। किसी किसी में आपको ब्रैकेट में मीनिंग भी दे देंगे कि भैया जो आप मेंशन करने वाले हैं, जो भी ऑप्शन आप टिक करोगे इसको कंप्लीट करने के बाद ये मीनिंग आने वाला है, विद इन द ब्रैकेट्स मेंशन कर देंगे। सो यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। सो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली सारे इडियम्स प्रोवर्ब्स को देख लेंगे एक बार आज, समझेंगे उनका मीनिंग एंड वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई कौन सा वर्ड फॉल करता है उस पर्टिकुलर इडियम या प्रोवर्ब में। बिकॉज फिर आपके पास कोई भी ऑप्शंस हो वो बहुत ज्यादा क्लोज भी होंगे, देन टू हमें क्लियर होगा कि भाई मैंने ये वर्ड देखा था, सो दिस इज ओनली गोइंग टू बी दी ऑप्शन। सो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इडियम्स और प्रोवर्ब्स एग्जिस्ट करते हैं जो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ने में। साथ ही साथ ये आपको हेल्प करते हैं टू लर्न डिफरेंट लाइफ लेसन्स। एक सॉर्ट ऑफ मॉरल लेसन वाली जो क्लास होती है ना, वैसी टाइप की लगने लगती है इडियम्स और प्रोवर्ब्स पढ़ते हैं, दैट मेक्स इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड या देन यू फील लाइक कि नहीं मुझे और इडियम्स और प्रोवर्ब्स जानने हैं। सो ये हो गया आपका बेसिक ओवरव्यू कि एग्जैक्टली आपको क्यों पढ़ना है ये टॉपिक और कैसे पढ़ना है। फॉर द वंस जिन्होंने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज ऑलवेज मेक श्योर कि आप पूरा सीक्वेंस वैसे ही फॉलो करो जैसे डिजाइन किया गया है। आप पहले इंट्रोडक्शन देखिए, फिर बिगनर लेवल के क्वेश्चन, इंटरमीडिएट एंड देन अचीवर सेक्शन। क्लियर? ओके, चलो तो पहला क्वेश्चन जो है उससे बिगिन करते हैं आज का वीडियो, विच इज गोइंग टू बी अ ब्लैंक अ डजन। ठीक है, आपको बिगनर लेवल पे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है अ ब्लैंक अ डजन। अब ये क्या है? अ पेनी अ डजन, अ सेंट अ डजन, अ डाइम अ डजन या फिर अ कॉपर अ डजन। अब यहाँ पे जब आप सारे ऑप्शंस पढ़ते हो, इट इज टॉकिंग अबाउट सम टाइप ऑफ मटेरियल या फिर थोड़ा बहुत पैसे एंड स्टफ। ठीक है, तो पेनी हो गया, सेंट हो गया, देन यू हैव डाइम, यू हैव कॉपर। अब यहाँ आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि आप ऑब्वियसली अगर आप ये सोच रहे हैं कि किस चीज का डजन है जो हम टॉक कर सकते, लाइक वी कैन टॉक अबाउट इट, तो फिर भी आपके पास ऑप्शन नहीं मिलेगा। बट इफ यू रियली नो द एक्चुअल दिस जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं, सॉर्ट ऑफ ये कंप्लीट सेंटेंस बोल लूं, ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर फ्रेज है यहाँ कह लेना चाहिए, उसको आप ये बोल सकते हैं कि इफ यू हैव सीन दैट, तभी आपको ये ऑप्शन मिलेगा। इसीलिए इडियम्स प्रोवर्ब्स जो है वो अच्छे से पढ़ना बनता है, बिकॉज आप तुक्का नहीं लगा सकते हो। क्लियर? ओके, चलो। सो अ डाइम अ डजन इज द करेक्ट वन। अब इसका मतलब क्या है वो देख लेते हैं। अ डाइम अ डजन मीन्स, बोलते नहीं कोड़ियों के भाव, यानी बेहद सस्ता, समथिंग जो बहुत ही कम चीज़ों का है, बिल्कुल भी कीमती नहीं है। तो जो हम कोड़ियों का भाव पढ़ते हैं हिंदी में, उसी को अ डाइम अ डजन बोला जाता है इन इंग्लिश। सो दिस मीन्स टू बी कॉमन एंड और ऑफ वेरी लिटिल वैल्यू। कोई चीज़ जो बहुत कॉमन है, अब कोई चीज़ बहुत कॉमन होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। करेक्ट? सो अगर कोई चीज़ बहुत कॉमन है और बहुत ही कम वैल्यू की है, या फिर कोई चीज़ बहुत कम वैल्यू की है, तब भी हम उसको कहते हैं अ डाइम अ डजन। डन? ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड है अ फूल एंड हिज ब्लैंक आर सून पार्टेड।
फूल, कोई भी फूलिश पर्सन, ठीक है, और उसकी क्या लाइक हिज लाइफ आर सून पार्टेड, पार्टेड मतलब अलग अलग हो जाते हैं, तो एक फूल और उसकी जिंदगी बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं। अ फूल एंड हिज मनी, एक फूलिश पर्सन और उसका जो पैसा है वो बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं। अ फूल एंड हिज नॉलेज आर सून पार्टेड, एक फूल और नॉलेज जो है अलग अलग हो जाते हैं बहुत जल्दी। अ फूल एंड हिज विजडम आर सून पार्टेड। अब देखो फूल बोल रहे हो यानी द पर्सन इज नॉट एट ऑल इंटेलिजेंट, द पर्सन इज फूलिश, राइट। अब किसी फूल पर्सन के लिए आप नॉलेज लिंक ही नहीं कर सकते, तो हाउ दे विल बी वेरी सून डिड यू नो पार्टेड, क्लियर, कर ही नहीं सकते ना, बिकॉज फूल बोल रहे हो फिर आप विजडम बोलो फिर नॉलेज बोलो तो वो बिल्कुल फिट नहीं बैठेगा। तो ऑप्शन सी और डी तो एलिमिनेट हो जाता है। नाउ इट कुड बी लाइफ, इट कुड बी मनी, दोनों ही सही चल रहा है, बिकॉज अ फूलिश पर्सन डजंट नो कैसे उनको अपनी लाइफ को डील करना है, कैसे उसके साथ यू नो चीज़ों को करना है बैलेंस आउट, एंड वैसे ही पैसे को कैसे खर्च करना है उनको समझ नहीं आता। तो ऑब्वियसली दोनों चीज़ें कैन सून पार्ट फ्रॉम दिस पर्सन। सो यहाँ पे क्या बोलोगे, अ फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड, ये है एक्चुअल लाइन, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, बहुत आसान, यूज टू से दैट अ फूलिश पर्सन स्पेंड्स मनी टू क्विकली ऑन अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। देर आर थ्री काइंड्स ऑफ पीपल आई शुड से, एक जो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, ठीक है, एक जो बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं, और नहीं, चार लोग होते हैं, चार टाइप बोलना चाहिए, ठीक है। एक जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, एक जो बहुत ज़्यादा कंजूस होता है, फिर आते हैं दो लोग, एक जो ना तो कंजूस होता है ना ही बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, बहुत समझदारी से खर्चा करता है, जहाँ पे पैसे खर्च करने चाहिए वहीं करता है वो। एंड एक पर्सन होता है जिसे ना तो कंजूस कह सकते हो ना ही आप पैसे खर्च करने वाला कह सकते हो, ना ही उसमें इंटेलिजेंस होती है। इट्स जस्ट दैट उसको क्लियर नहीं होता कि उसको किस चीज़ पे पैसा खर्च करना है, तो वो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों पे पैसा व्यर्थ करता है, ऐसे पर्सन को फूलिश कहा गया है। सो कोई भी फूलिश पर्सन होगा तो उसमें इतनी अकल नहीं है कि वो बैलेंस आउट करे कि कहाँ खर्चा करना है कहाँ नहीं करना, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये थोड़ा समझ सके। इसीलिए एक फूलिश पर्सन और उसके पास जो पैसे होते हैं वो बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं, लाइक द पर्सन डजंट हैज मनी फॉर मच लॉन्ग टाइम because he is going to spend the money on unimportant things. Clear? Okay. Next, better blank than never, better late than never, better early than never, better hurry या better fast. क्या बोलना चाह रहे हैं कि बेहतर होगा कि आप लेट हो जाओ ना कि आप कभी कोई चीज़ ना कर पाओ। लाइक बेहतर होगा आप किसी चीज़ को लेट कर लो, इससे तो बहुत बेहतर है कि आप कभी ना कर पाओ उसको। बेटर अर्ली, किसी चीज़ को कभी ना करने से अच्छा है बहुत जल्दी कर लो। बेटर हरी, कोशिश करो कि बहुत जल्दबाजी करो रादर देन कभी ना कर पाओ किसी चीज़ को। बेटर फास्ट, वही चीज़ हो गया हरी और फास्ट, बहुत जल्दी करना। नाउ डोंट बी लाइक कि यहाँ पर हरी और फास्ट एक जैसे हैं तो यहाँ तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, पक्का लेट और अर्ली में से होगा। दिस कैन बी द ऑप्शन लाइक कि लेट और अर्ली में से आंसर हो, बट ये चीज़ यहाँ मत कभी करना, यू नो सॉर्ट ऑफ अ ट्रिक मत फॉलो करना कि आपको कोई एक जैसे वर्ड्स लग रहे हैं सॉर्ट ऑफ सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, तो आप उसको वहाँ पे ना रखो, बिकॉज यू नेवर नो, बिकॉज यहाँ पर आपके पास एक वर्ड होता है उससे रिलेटेड आपको सिनोनिम्स भी दिए जा सकते हैं। सो डोंट बी लाइक कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, अनटिल एंड अनलेस यू आर श्योर कि मैंने ये सुना है कि ये लाइन ऐसी थी, ठीक है। सो ये होता है वेरी वेरी नाइस लाइन, ऑप्शन ए, बेटर लेट दैन नेवर। लेट करना बेहतर होता है यू नो इससे कि आप कभी कुछ कर ना पाओ। लाइक सपोज कुछ चीज़ में आप को देरी हो रही है एंड आप उसको ऐसा कर रहे हो कि आपने उसको इतना बुरी तरीके से कर दिया या फिर आप इतनी जल्दी में थे कि उस वजह से आपसे वो हाथ से मौका ही निकल गया या फिर कुछ अनफॉर्चुनेट हो गया, तो आप वो काम कभी फिर कर ही नहीं पाओगे ना। तो बेहतर क्या है कि काम पूरा हो। अब वो लेट हो रहा है तो ज़्यादा बेहतर है देन कि वो कभी पूरा ना हो, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, इट इज़ बेटर टू डू समथिंग और अराइव आफ्टर द एक्सपेक्टेड टाइम दैन नॉट टू डू इट और अराइव एट ऑल। इट्स बेटर आप लेट कर लो कोई काम देन कि आप उसको कभी कर ही ना पाओ, ठीक है। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ बेटर लेट देन दैन नेवर। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट। ब्लड इज ब्लैंक दैन वाटर, ये भी बहुत 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 कॉमन लाइन है। ब्लड इज ब्लैंक दैन वाटर। व्हाट ब्लड इज इट थिकर देन वाटर, थिनर देन वाटर, बेटर देन वाटर, इंपॉर्टेंट देन वाटर? नाउ यू कैन बी लाइक कि हाँ ब्लड इज इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं बिकॉज हाँ वी हैव ब्लड, वी नीड इट, पानी नहीं पियेंगे एक दो दिन व्रत रख लेंगे तो इट्स ओके, ऐसा करके मत सोचो, ठीक है। दिस इज समथिंग एल्स। इट इज ऑप्शन ए, ब्लड इज थिकर दैन वाटर। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ डेंसिटी के टर्म्स में रिलेशन बताया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपको बेसिक चीज बताई जा रही है कि देखो अगर आपको ब्लड, जब हम बोलते हैं ब्लड रिलेशंस, इसका मतलब क्या है कि भैया हम सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, करेक्ट। अब आपके कोई फ्रेंड हैं जो ऑब्वियसली आपकी फैमिली मेंबर नहीं है तो वो ब्लड रिलेशन में नहीं आते,
करेक्ट। बट ये एक पर्सन है जो आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं ना। कम ऑन, आपको अगर कोई चीज जो है वो माननी है तो आप किसकी मानोगे सबसे पहले? ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि ये जो रिलेटिव है वो क्लोज नहीं है। दिस पर्सन इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू यू, द फ्रेंड इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू यू। 100% आप इसका साइड लोगे। सपोज अगर आपको सपोर्ट करना है इन दोनों में से एक को, एंड यू लव बोथ ऑफ देम इक्वली, आप डेफिनेटली ब्लड रिलेशन की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहोगे, जो नेचुरल है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ बताई जा रही है कि सेट टू एम्फसाइज दैट यू बिलीव that family connections are always more important than other types of relationships. Perfect. मतलब जो family connection होता है, जो blood relation होता है, वो हमेशा ज़्यादा important होता है as compared to other relationships that we have in our life. ठीक है, तो वही है, हमेशा blood is thicker than water. Clear? Okay, चलो next पे आते हैं. Bite the blank. बाइट द कार्ट्रिज, बाइट द बुलेट, बाइट द गन, बाइट द एप्पल. अब आपको जो पता ही नहीं है व्हाट इज दिस लिंक्ड विद, तो आप यहाँ कोई तुक्का नहीं लगा पाओगे कि हाँ कार्ट्रिज नहीं हो सकता, बुलेट नहीं हो सकता, एप्पल थोड़ी होगा, या गन नहीं होगा. या फिर आप ये ना सोचो कि भाई कार्ट्रिज बुलेट गन थोड़ी हम खाते हैं, वी ईट एप्पल, सो डेफिनेटली बाइट द एप्पल होगा. बट देन अंडरस्टैंड लाइक व्हाट वुड बी द मीनिंग बाइट द एप्पल. करेक्ट. सो ये जो है ना, दिस इज बाइट द बुलेट विच इज ऑप्शन बी. आप लिंक कर सकते हो बी फॉर बाइट, बी फॉर बुलेट. सो बाइट द बुलेट, इसका मतलब क्या है? बहुत ही अलग मीनिंग है इसका. टू डू और एक्सेप्ट समथिंग अनप्लेजेंट ऑफन आफ्टर अ पीरियड ऑफ हेजिटेशन. अब आपके सामने अगर बुलेट रखी है तो आप क्या उसको खाओगे? नो, यू विल नॉट ईट इट. यू विल ऑलवेज बी लाइक कि नहीं, मेरे को नहीं खाना है. बट वॉट इफ आपके पास और कोई चारा ही नहीं बचा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, एंड आप भले ही हेजिटेंट हो, आप हिचकिचा रहे हो, बट यू हैव टू एक्सेप्ट दिस, भले ही वो आपके लिए अनप्लेजेंट है. ऑब्वियसली बुलेट को चबाना, मतलब जो हम लिटरल टर्म्स में जाएं, उसको चबाना इतना कोई मजेदार काम नहीं है दैट यू विल बाइट द बुलेट एंड यू विल फील वाह क्या चीज थी. नो, यू विल नॉट डू दैट. सो दिस इज समथिंग अनप्लेजेंट फॉर यू, बट बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, you are definitely going to bite it. So being hesitant initially, even after that, if you have to go through something unpleasant, if you have to accept something unpleasant, that is what is bite the bullet. Clear? Okay. Cowards die many times, blank their deaths. अब ये भी बहुत कॉमन सी लाइन है. आई होप आप क्लियर भी रहे, आपको बहुत ईजी है. बट फॉर दैट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ कावर्ड. मतलब कॉमन वर्ड है. इफ यू हैव स्टडीड सिनोनिम्स एंटोनिम्स, या जनरली भी अगर आप वोकैब पे काम करते हो तो कावर्ड वर्ड आपको पता होगा. ब्रेव का उल्टा होता है ना. कावर्ड मीन्स डरपोक. सो क्या बोला है, जो कावर्ड्स होते हैं दे डाई मेनी टाइम्स आफ्टर देयर डेथ्स, व्हाइल देयर डेथ्स, ड्यूरिंग देयर डेथ्स, या बिफोर देयर डेथ्स. अब देखो, आप यहाँ पर कावर्ड्स बोल रहे हो इसीलिए डेथ्स यूज किया है, लाइक रिस्पेक्टिव डेथ ऑफ एवरी कावर्ड. ठीक है, अब यहाँ आप क्या बोलना चाह रहे हो? लेट्स जस्ट गो थ्रू लिटरल मीनिंग. कि जो डरपोक इंसान होता है वो अपने मरने के बाद और मरता है. वो अपने मरने के दौरान बहुत बार मरता है, देन वही ड्यूरिंग भी दौरान ही है, एंड देन बिफोर अपने मरने के पहले बहुत बार मरता है. कम ऑन, जब कोई इंसान इज डेड, मरने के बाद वो कैसे बहुत बार मरेगा? दिस इज नॉट अ मूवी गोइंग ऑन. करेक्ट. तो ये आफ्टर तो नहीं होगा, मरने के दौरान मे बी ये सही हो. अब ये मत बोलना कि वाइल और ड्यूरिंग दो वर्ड्स दिए हैं तो कैसे कोई एक हो सकता है. ये तो एलिमिनेट करो, आंसर डी लगा दो. ऐसा तुक्का नहीं लगा सकते आप. ठीक है, अभी भले ही लग जाए वो, क्योंकि आंसर वही है, ऑप्शन डी ही है आंसर बिफोर. बट आपको आफ्टर वाइल में हो सकता है कि भैया जिसने भी लिखी थी ये लाइन उसने आफ्टर वाइल को चूज किया और ड्यूरिंग को चूज ना किया हो. सो ये ट्रिक नहीं लगाओगे. बार बार आपको मैं सॉर्ट ऑफ सतर्क कर रही हूँ, बी अवेयर ऑफ दिस, कि आपको क्या नहीं करना है. क्लियर. अब कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स इज द लाइन. और बहुत ऑब्वियस भी है. अगर आप, जो इंसान बहुत ज़्यादा डरता है चीज़ों को लेकर, वो अपने मरने के पहले ही बहुत बार द पर्सन गोज थ्रू डेथ्स. इसका मतलब क्या है? नॉट लिटरल डेथ, मतलब सॉर्ट ऑफ की डर डर के अपने आप को, आप जब सॉर्ट ऑफ अनप्लेजेंट होता है आपके लिए, यू आर नॉट हैप्पी वाइल यू आर काइंड ऑफ बीइंग, क्या बोलते हैं, डरपोक. करेक्ट. सो वही चीज़ है कि मरने के पहले ही जो कावर्ड्स होते हैं, जो डरपोक होते हैं, वो कई बार डेथ एक्सपीरियंस करते ही हैं. सो पीपल हु कॉन्स्टेंटली फियर डेथ फील द स्ट्रेस एसोसिएटेड विद इट मेनी टाइम्स बिफोर एक्चुअली डाइंग. ठीक है, तो जो कावर्ड होता है वो एक्चुअली मरने के पहले ही बहुत बार, वो जो डर होता है ना मरने से रिलेटेड ही. अब एक बात बताओ, लेकर जो डरपोक होता है वो डरपोक क्यों होता है? मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि कोई भी चीज़ होगी तो उससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मर जाए. इसी चीज़ का डर होता है, अल्टीमेटली यही डर होता है. ठीक है, तो वो मरने के पहले इतनी बार मर चुका होता है उस डर के साथ कि ये लाइन आ जाती है कि कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स. अब जरूरी नहीं है आपको ये बिफोर का ही वर्ड दे तो आप ऐसे हाँ ठीक है मैं बिफोर ही करूंगा. हो सकता है आपको वहाँ पे कावर्ड्स की जगह डैश दे दें. सो प्लीज बी विजिलेंट कि आपको कौन सी लाइन फिल करनी है किस वर्ड से. क्लियर. ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. ब्लैंक इट अ डे. नाउ दिस इज समथिंग जो आप नॉर्मल लाइफ में भी यूज कर सकते हो, डेली यूज कर सकते हो आप इस चीज को. इज इट हैव इट अ डे, टेल इट अ डे, से इट अ डे, कॉल इट अ डे. नाउ ये आ गया जो मैं ट्रिक बोल रही थी. नाउ यू विल बी लाइक
टेल, कॉल और से तो ना ऑलमोस्ट एक जैसी है, लिंग, सो वाई टू गो विद इट, चलो हैव लिख देते हैं, बल्कि हैव आंसर है नहीं। एंड हैव इट अ डे, लाइक व्हाट डज इट मीन हैव इट अ डे। चलो ठीक है, इस बात को भी ले लिया कि ईडियम्स की बात हमने की थी कि लिटरली जो मीनिंग निकल रहा होता है वो होता नहीं है। माइट भी ये केस वैसा है कि हैव इट अ डे कुछ मीन कर रहा हो, नॉट द वन जो हम सोच रहे हैं, बट दिस इज नॉट द केस यहाँ पे। तो आपका जो ट्रिक है यहाँ पे कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यू विल नॉट गो विथ हैव, टेल और से, दिस इज कॉल इट अ डे। इट्स वेरी नाइस। मतलब जब आपको लगता है कि हाँ सब कुछ हो गया, नाउ यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग उस वाले वर्क डे में, तो हम बोलते हैं कॉल इट अ डे। इसका मतलब क्या है भाई, टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज यू डू नॉट वांट टू डू एनी मोर और थिंक यू हैव डन इनफ। सपोज यू वेंट टू स्कूल, आप जल्दी उठे, आपने बस कैच की, यू वेंट टू स्कूल, यू हैड योर क्लासेस, फिर आपका एनुअल डे आ रहा है तो यू प्रिपेयर्ड फॉर इट, आप रुके अराउंड 6-7 बजे तक आप स्कूल में रुके। एनुअल डे में हम सब रुकते हैं ना प्रेपरेशंस वगैरह के लिए। सो यू प्रिपेयर्ड योर सेल्फ, नाउ यू केम बैक होम अगेन, यू कॉल्ड योर फ्रेंड कि भाई अपन ये चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं एनुअल डे में, लेट मी प्रैक्टिस, ऐसा ऐसा करके रात के 9-10 बज गए। नाउ यू आर लाइक बस अब मुझे कुछ नहीं करना है, नाउ आई वांट टू टेक रेस्ट, अब मैं कोई काम नहीं करूंगा। सो यू कैन से लेट मी नाउ कॉल इट अ डे। ठीक है, तो कॉल इट अ डे मतलब दिन यहाँ खत्म होता है मेरे लिए, दिन खत्म इन द सेंस जो भी काम मैं कर रहा हूँ अब मैं नहीं करूंगा, आई एम गोइंग टू टेक रेस्ट। तो इस चीज को आप डेली यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सो इट इज कॉल इट अ डे। गुड, ओके नेक्स्ट। क्यूरियोसिटी ब्लैंक द कैट। क्या दिया हुआ है भाई, क्यूरियोसिटी यानी जानने की इच्छा कि मुझे ये भी पता हो, मुझे वो भी पता हो, अच्छा क्या हुआ एंड स्टफ। सो क्यूरियोसिटी ग्रू द कैट, हेल्प द कैट, एडवांस्ड द कैट, किल्ड द कैट। क्या बोल रहे हैं कि जानने की जो इच्छा है क्यूरियोसिटी, उसने कैट को बड़ा कर दिया, ग्रू द कैट, हेल्प किया कैट को, एडवांस्ड द कैट, ओके मतलब सॉर्ट ऑफ उसको हेल्प किया है टू ग्रो फर्दर, और किल्ड द कैट, मार ही दिया कैट को। नाउ आप कोई भी ऑप्शन रख लो, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि है क्या मतलब, मेरी क्यूरियोसिटी से कैट का क्या लेना देना है, करेक्ट। बट ये लाइन है विच इज क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, मार ही दिया कैट को। इसका मतलब क्या है, दिस इज टोल्ड टू समबडी दैट दे शुड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट समथिंग विच डजंट कंसर्न देम। सपोज यू आर इन अ ग्रुप और दो लोगों के बीच में डिस्कशन चल रहा है, अब आप सामने वाले से क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस किए जा रहे हो, अच्छा फिर ये क्यों हुआ, फिर ऐसा, अरे बताओ ना यार, प्लीज प्लीज बताओ ना। आपको कोई लेना देना है ही नहीं जब, दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि आप बार बार वो चीज़ पूछो। तो जब आप बहुत बार ऐसे क्यूरियोसिटी से क्वेश्चंस पूछ रहे हो, हाँ ये भी बताओ, ये भी बताओ, मुझे भी जानना है, मुझे भी जानना है स्टफ, एंड दैट इज नॉट कंसर्न विथ यू, दैट इज नॉट लिंक्ड विथ यू, तो दूसरा पर्सन आपको बोल सकता है कि क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट या क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। इसका मतलब इतना मत पूछो, यू शुड नॉट इंडल्ज और यू शुड नॉट आस्क सो मेनी क्वेश्चंस टू अ पर्सन which are obviously not linked to you, which are not going to concern you in any way। तो वही चीज है curiosity killed the cat। I hope clear रहेगा, बिकॉज ये बहुत अजीब है तो थोड़ा ऐसे अजीब चीजें हमें जल्दी याद हो जाती हैं। डन, ओके चलो नेक्स्ट पे आते हैं। cut somebody, some limp, some loose, some slack, some back। अच्छा, cut somebody, some limp, अच्छा ठीक है, सब limp करके मतलब थोड़ा लंगड़ा के चलते हैं, some loose, सम स्लैक या सम बैग, बैग विथ डबल जी, ओके ठीक है। नाउ दिस इज अगेन समथिंग जो हमको नहीं पता तो नहीं पता, वी कांट लिंक इट, है ना। तो ये होता है ऑप्शन सी, स्लैक। कट समबडी सम स्लैक, अब इसका मतलब क्या है, लेट्स रीड इट। टू नॉट जज समवन एज सीवियरली एज यू यूजुअली वुड बिकॉज दे आर हैविंग प्रॉब्लम्स एट द प्रेजेंट टाइम। आप किसी को भी, लाइक कोई पर्सन है जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं उस मोमेंट पे, उस टाइम पे, तो आप उन्हें जज नहीं करोगे। इसका मतलब ये है, बिकॉज यू कांट जज अ पर्सन व्हेन द पर्सन इज नॉट इन अ नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड। इवन आपको जज करना ही नहीं चाहिए, यू आर नोबडी टू जज अ पर्सन, है ना। तो वही चीज़ है कि जब कोई बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल समय है उनकी लाइफ का, तब आप किसी को जज नहीं कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली अभी जो वो जैसा बिहेव कर रहे हैं वो बिकॉज ऑफ दोज डिफिकल्टीज है मे बी। सो यू कांट जज अ पर्सन सीवियरली एज you usually do because they are having problems at the present time। Done? Okay, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। Don't judge a blank by its cover। ये भी बहुत कॉमन है, एक कोई एडवर्टीजमेंट में भी ये लाइन यूज होती है, ठीक है, और सच में ये बहुत कॉमनली यूज होता है। एंड दिस इज समथिंग जो आप लिंक भी कर सकते हो, यू कैन मेंशन दिस इन योर आंसर्स, इन योर एसेज, आर्टिकल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या दिया है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, डोंट जज अ बैग बाय इट्स कवर, डोंट जज अ फाइल बाय इट्स कवर, या डोंट जज अ पेंटिंग बाय इट्स कवर। बस ये समझने के लिए आप इतना लिंक कर लो कि आप अपने आप को कंपेयर किससे कर सकते हो। कैन यू कंपेयर योर सेल्फ विद अ बुक, विद अ बैग, विद अ फाइल, विद अ पेंटिंग। देखो, अगर आप अपने आप को बुक से कंपेयर करो, इसका मतलब क्या है कि आप एक बुक हैं जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आपकी लाइफ के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारे सॉर्ट ऑफ
पोएम्स है, मतलब ठीक है, स्टोरीज तक लिंक कर लेते हैं, तो बुक से कंपेयर कर सकते हो। कैन यू कंपेयर योरसेल्फ विद अ बैग? अच्छा ठीक है, आई एम अ बैग इन विच आई हैव सो मेनी थिंग्स, मतलब मैं बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हम बैग में रखते हैं उसमें वैसे हमारी लाइफ में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ऑल राइट, ओके। फाइल से कंपेयर करते हैं, जैसे फाइल में बहुत सारे पेजेस होते हैं वैसे ही हमारी लाइफ में बहुत सारे पेजेस हैं। पेंटिंग में जैसे डिफरेंट कलर्स होते हैं वैसे हमारी लाइफ में डिफरेंट कलर्स होते हैं। ऑल राइट, ओके, मतलब ये काम नहीं कर रहा है, मतलब फिर हमारा तुक्का काम नहीं कर रहा। यही चीज़ मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। ईडियम्स प्रोवर्ब्स में प्लीज़ तुक्का मत लगाना, बिकॉज नहीं काम करता है वो, ठीक है। हाँ, ऐसा होता है कि हाँ सुना सुनाया लग रहा है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, सही था कि डोंट जज अ बैग बाय इट्स कवर, मुझे बुक सुना सुना सा लग रहा है, तो हाँ दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और इसीलिए दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, विच इज डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप कोई बुक लेने जा रहे हो, आपको उसका कवर अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब ये है क्या कि अंदर की स्टोरी भी अच्छी नहीं होगी? आप नहीं कह सकते। मतलब पर्सनली जो मैंने कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ी हैं लाइफ में, उसका कवर बिल्कुल भी वैसा नहीं लगता है जैसे कि बुक की स्टोरी है, लाइक दैट इंटरेस्टिंग है ना। कवर्स कुछ कुछ बड़े डल डल से होते हैं, बट जो बुक में लिखा हुआ है इट्स ब्रिलियंट, ठीक है। तो वही चीज़ है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन। वो बैग, फाइल, पेंटिंग बिल्कुल नहीं है। दिस मीन्स वन शुड नॉट जज द वर्थ और वैल्यू ऑफ समथिंग बाय इट्स आउटवर्ड अपीयरेंस अलोन। दिस इज ऑल्सो लिंक विद पीपल, कुछ भी लिंक कर सकते हो, कोई चीज़ या कोई जगह या कुछ भी, कोई पर्सन या कुछ भी आप खरीद रहे हो, एनीथिंग, अगर आप उसको देखते से ही समझ रहे हो कि ये ऐसा ही होगा या फिर ये खराब ही होगा या अच्छा ही होगा, आप नहीं कर सकते। यू कांट जज एनीथिंग बाय इट्स कवर, जस्ट बाय आउटर अपीयरेंस, आप जज नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ हम पढ़ते हैं कि क्या है वो लाइन, इज इट ब्यूटी इज स्किन डीप, ठीक है। ये भी लाइन पढ़ते हैं कि अगर आप किसी को देखते हो लाइक समबडी इज़ वेरी ब्यूटीफुल या फिर वेरी हैंडसम एंड वेरी गुड लुकिंग, ज़रूरी है वो पर्सन वैसा ही हो? बिल्कुल नहीं। हो सकता है सिर्फ आउटर अपीयरेंस अच्छा है, बाकी एज पर्सन अगर आप बात करते हैं उनसे, दे वेरी रूड, वेरी कनिंग, वेरी स्मार्ट, तो वैसा हो सकता है। एंड ऑल्सो इफ देर इज अ पर्सन जो आपके हिसाब से इज नॉट गुड लुकिंग, मे बी द पर्सन इज वेरी काइंड, वेरी जेंटल, वेरी सॉफ्ट स्पोकन। अब ये भी हो सकता है कि समबडी लुक्स गुड वो अच्छा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट जनरली बताया जाता है कि आपको आउटर अपीयरेंस से कभी किसी को जज नहीं करना है। इट कुड बी एनी पर्सन, इट कुड बी एनीथिंग, क्लियर। सो वही चीज है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। डन, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। ब्लैंक कॉर्नर्स, सेविंग कॉर्नर्स, कटिंग कॉर्नर्स, स्टिचिंग कॉर्नर्स, हेल्पिंग कॉर्नर्स। अब ये भी एक अलग टाइप की चीज है कि आप कॉर्नर्स को सेव कर रहे हो, आप कॉर्नर्स को कट कर रहे हो, आप स्टिच कर रहे हो, आप हेल्प कर रहे हो। अब यहाँ आप शायद थोड़ा लिंक करके समझ जाओ कि क्या चल रहा है। सेविंग कॉर्नर्स तो कुछ भी नहीं आ रहा, हेल्पिंग कॉर्नर्स भी कुछ मीनिंग नहीं आ रहा, बट अगर हम बात करें कॉर्नर के अंदर कोई भी चीज का जो एंड है उसको हम कट कर रहे हैं, ठीक है। कोई चीज है, आप कॉर्नर्स को कट करते जा रहे हो, यानी आप कोई चीज को छोटा कर रहे हो, है ना। अल्टीमेटली कट 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 करोगे तो इतना छोटा छोटा पार्ट बचेगा, ठीक है, एक मीनिंग ये निकल रहा है। दूसरा, स्टिच कर रहे हो, यानी आपके पास यही डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स थे या दो कॉर्नर्स थे और आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक कॉर्नर को स्टिच कर रहे हो, यहाँ पे एक कॉर्नर को स्टिच कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, ये पूरी चीज जो है वो एक जैसी हो जाएगी, कुछ बड़ा हो रहा है। तो ये कटिंग हो सकता है, स्टिचिंग हो सकता है, बट एक्चुअली ये क्या है वो तो भैया हमको आंसर पता ही होना चाहिए। अगेन ट्रिक काम नहीं कर रही, अगेन तुक्का काम नहीं करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर जो है ना वो है ऑप्शन बी, विच इज कटिंग कॉर्नर्स। और जो मैंने एक्सप्लेन किया उसका मतलब वही है कि कोई चीज़ जो है आप ना बहुत ही, क्या बोलूँ मैं, जल्दी जल्दी कर रहे हो या फिर आप बेसिकली स्टेप्स को इग्नोर कर रहे हो, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। सॉर्ट ऑफ जंप कर रहे हो, 1 से 2nd स्टेप पे ना जाके यू आर जस्ट फाइनली यू आर जंपिंग ऑन 3rd या 4th स्टेप, ताकि आपका काम जल्दी हो जाए, बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो 2nd स्टेप थी इसीलिए बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, तो आप अगर वो मिस करोगे तो काम बड़ा खराब क्वालिटी का होगा। सो कटिंग कॉर्नर्स का मतलब है टू डू समथिंग इन द ईजिएस्ट या फिर चीपेस्ट या फास्टेस्ट वे। कई बार ऐसा होता है, कोई चीज़ होती है जो आपको ऐसा लगता है कि जल्दी बस काम हो जाएगा, तो मैं इतनी मेहनत करके क्यों करूँ, लेट मी डू इट इन अ ईजी वे, ठीक है। या फिर इतना खर्चा क्यों करूँ जब सस्ते में काम हो रहा है, तो मैं सस्ते में काम कर देता हूँ, बट आपको समझ नहीं आता क्वालिटी पे फर्क पड़ रहा है। थर्ड थिंग, आप बहुत जल्दी 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 काम कर रहे हो या सेविंग योर टाइम, सॉर्ट ऑफ आप कट कर रहे हो कॉर्नर्स को ताकि काम जल्दी हो जाए, बट अगेन वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। सो व्हेन समबडी इज ट्राइंग टू कंप्लीट अ वर्क इन एन ईजीएस्ट, फास्टेस्ट या फिर चीपेस्ट वे, तो होता है कटिंग कॉर्नर्स, क्लियर, ओके। चलो 12th पे आते हैं। इट्स नॉट क्राइंग, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर ब्लैंक मिल्क। अब ये दो तरीके से दिया जाता है, अभी दोनों की बात कर लेंगे, पहले देख लेते हैं। कोई मतलब नहीं होता है क्राइंग ओवर बॉइल्ड मिल्क, क्राइंग ओवर फ्रेश मिल्क, क्रैक मिल्क, स्पिल्ड मिल्क। सबका मीनिंग समझ लो। बॉइल्ड मिल्क ऑब्वियसली जो फ्रेश दूध है वो उबल चुका है, पैस्चराइजेशन, चलो इतना साइंस में नहीं जाएंगे, बट वो बॉयल हो चुका है, ठीक है। सेकेंड, बहुत ज़्यादा फ्रेश दूध है, अभी अभी आया है मार्केट से। क्रैक दूध है, क्रैक है दूध, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा मीनिंग, है ना, तो क्रैक तो नहीं लिंक हो रहा है। देन यू हैव स्पिल्ड दूध, स्पिल्ड मतलब जो फैल चुका है,
ठीक है। क्रैक दूध का मतलब पता है यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, स्प्लिट वाला वर्ड, ठीक है, कि जब दूध जो है उसमें आप कुछ भी खट्टा डाल देते हो, या फिर जनरली भी कभी कभी होता है कि हम कहते हैं ना दूध फट चुका है ना, फिर उससे फिर जो भी चीज़ें बनती हैं दैट इज द अदर थिंग, तो उसको कहते हैं क्रैक बोल दिया है यहाँ पे, पर स्प्लिट इज द करेक्ट वर्ड। सो इट्स नो यूज क्राइंग ओवर वॉट, बॉइल्ड मिल्क। अब दूध को उबालना तो इट्स अ गुड थिंग ना, आप उस पर क्यों रोओगे, ठीक है, तो ऑप्शन ए लिंक नहीं हो रहा। फ्रेश मिल्क पे भी क्यों रहोगे भैया, फ्रेश दूध तो आएगा तो एवरीबडी वुड बी हैप्पी। देन क्रैक कुछ है नहीं, हम समझ रहे हैं। स्पिल्ड बिल्कुल सही है कि दूध अब फैल गया तो आप रोके क्या करोगे, अब तो फैल गया ना दूध, अब रोगे तो क्या वो वापस आ जाएगा बर्तन में कि नहीं नहीं मत रो मैं वापस आ रहा हूँ बर्तन में, ऐसा बोलेगा दूध आपको, नहीं। तो ये जो चीज़ है ना स्पिल्ड, दिस इज परफेक्ट, यानी कि कोई चीज़ जब हो चुकी है, सब रुइन हो ही गया है, तो रोकर कुछ भी कितना भी कर लो, कितना भी रो लो, वो ठीक नहीं होने वाला है ना। तो देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी जो दूध पूरी तरीके से फैल चुका है। इसके लिए हम हिंदी में ऐसा पढ़ते हैं, अब क्या हो पछतात जब चिड़िया चुग गई खेत। आई होप मैंने स्टार्टिंग की लाइन सही बोली हो। सो मतलब पछता के क्या होगा, चिड़िया जो है वो खेत चुग गई है। सो वही चीज़ है यहाँ पर कि इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड, और स्पिल्ड की जगह आपको स्प्लिट वर्ड भी देते हैं, स्प्लिट मिल्क, ठीक है। तो इट कुड बी स्पिल्ड, इट कुड बी स्प्लिट, आपको जो मिल जाए गो विद इट। सो टू फील सॉरी और सैड अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड यूज्ड टू एम्फसाइज दैट इट इज नॉट यूजफुल। ऑब्वियसली इट इज नॉट यूजफुल, इफ समथिंग इज हैपेंड इट हैज हैपेंड। खराब हो गया तो हो गया, अब चीज़ें गई, अब आप कितना भी रोलोगे वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो वही चीज़, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड या स्प्लिट मिल्क, जो भी आपको मिल जाए। डन, ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। गेट समथिंग ब्लैंक ऑफ योर सिस्टम, अच्छा ठीक है, गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम, ऑफ योर सिस्टम, गो ऑफ योर सिस्टम, गेट ऑफ योर सिस्टम। अब जिसने भी लाइन लिखी होगी वो ऐसे इंग्लिश को कैसे भी तरीके से तोड़ मोड़ के यूज नहीं करेगा, लैंग्वेज के रूल्स को, और इसी चीज को यहाँ पे देख लोगे आपको एक ही आंसर मिलेगा जो परफेक्ट जा रहा है। देखो आपने कभी ऑफ नहीं पढ़ा होगा एक साथ, ठीक है, कभी आपने गो ऑफ वाला OF वाला ऑफ नहीं पढ़ा होगा, गेट OF वाला ऑफ नहीं होता है, ठीक है, तो इसीलिए एक ही आंसर है, वो है आउट ऑफ। तो गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम, अच्छा ठीक है, सिस्टम का मतलब क्या है, माई बॉडी, एंड वी आर गेटिंग आउट समथिंग फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेट्स रीड द मीनिंग। इसका मतलब है टू डू समथिंग इनफ सो दैट यू डू नॉट वांट टू डू इट एनी लॉन्गर। आप कोई चीज़ को इतनी बार कर ले रहे हो क्योंकि आप उसको आगे जाके नहीं करना चाहते, ठीक है। कई लोग होते हैं ना जो मतलब जैसे सोच चुके हैं कि अब हमको ना कोई काम है या कुछ भी खाने की चीज़ है या कहीं घूमना जो है या किसी से बात करना, कोई पर्सन है हमको किसी से बात करनी है या फिर हमको कुछ डिस्कस करना है या एक्सप्लेन करना है व्हाटसोएवर, अगर एक बार आपने ये ठान लिया कि बस अब ये आखिरी बार है, पूरी तरीके से आई एम गोना डील विद इट, इसके बाद मैं इसकी तरफ देखूंगा भी नहीं इस चीज़ की तरफ, दैट इज व्हाट इज, आप उस चीज़ को इतनी बार कर लोगे ना, यू विल डू समथिंग सो मच लाइक सो मेनी टाइम्स, इट वुड बी मोर देन इनफ कि आप इसके बाद अब उस चीज़ पे देखोगे भी नहीं, आप उस चीज़ को नहीं करोगे। दैट इज व्हाट इज गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम। डन, ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। डोंट पुट द कार्ट बिफोर द ब्लैंक, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ते से ही समझ आ जाएगा, ठीक है, अगर मतलब आंसर क्लियर हो जाए तो। डोंट पुट द कार्ट, कार्ट क्या होता है, जो गाड़ी होती है ना, जैसे आपने कभी बैलगाड़ी सुना है अगर, बुलक कार्ट, ठीक है, जो सब्जी वाले अंकल जिस ठेले पे सब्जी बेचते हैं वो होता है वेजिटेबल कार्ट, तो वो भी होता है कार्ट, एक गाड़ी। तो कोई भी ऐसी तरीके की इसमें व्हील्स लगे हुए हैं एंड उसको ड्रैग करके चलाया जाता है या किसी को बांध दिया जाता है, वो ड्रैग करते हैं, वो चलता है, उसे कार्ट कहते हैं। सो क्या दिया है, डोंट पुट द कार्ट बिफोर द मैन, बिफोर द हॉर्स, बिफोर द बुल, बिफोर द एनिमल। अब किसी इंसान के सामने कार्ट मत रखो, किसी हॉर्स के सामने कार्ट मत रखो, बुल के सामने मत रखो, एनिमल के सामने मत रखो, मतलब इससे तो कोई लिंक नहीं हो रहा। चलो मैन एक बार हटा भी दें, बाकी बुल, हॉर्स, एनिमल हर किसी को हम लिंक कर सकते हैं कार्ट से। तो इसका जो आंसर है ना, स्पेसिफिकली इसमें हॉर्स का उपयोग किया है कि एक हॉर्स के सामने कार्ट मत रखो। अब देखो आपको बनाना है कि भैया आप हॉर्स के साथ गाड़ी चलवाना चाहते हो, अब ये हॉर्स है, आप हॉर्स को आगे रखोगे, कार्ट को पीछे रखोगे, कि आप हॉर्स को पीछे रख के कार्ट को आगे रखोगे। ऑब्वियसली कार्ट हॉर्स को नहीं चलाएगा, हॉर्स कार्ट को चलाएगा, तो ये गलत है, ये सही है, राइट। तो कार्ट को हॉर्स के सामने मत रखो, इसका मतलब गलत ऑर्डर में काम मत करो, सही ऑर्डर है कि कार्ट को पीछे रखना है हॉर्स के, ये है इसका मतलब। सो बड़ा आसान हो जाता है, टू डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर। तो अगर कोई गलत चीजों में कर रहा है, गलत ऑर्डर में काम कर रहा है, स्टेप्स गलत फॉलो कर रहा है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी सही ऑर्डर में काम करो। डन, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, विच इज कॉल अ स्पेड अ ब्लैंक। अब क्या दिया हुआ है, कॉल अ स्पेड अ शोवल, कॉल अ स्पेड अ स्पड, कॉल अ स्पेड अ स्पेड, कॉल अ स्पेड अ डिगर। अब देखो यहाँ पर अगर आप ये बोलना चाह रहे हो कि भैया स्पेड को स्पेड ही बोलो,
तो फिर ऑप्शन सी बेस्ट है। बट यहाँ क्या कुछ ऐसा वर्ड है जिसको लिंक किया जा रहा है कि स्पेड को हमें शोवल बोलना चाहिए। स्पेड एक टूल होता है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज करते हैं, और स्पेड को स्पड बोलना है, स्पेड को डिगर बोलना है। तो यहाँ पर आप अगर कॉमन सेंस यूज कर रहे हो तो बिल्कुल वही सही आंसर है कि एक स्पेड को भैया स्पेड ही बुलाना चाहिए, जो जैसा है उसको वही बुलाओ। वी शुड नॉट कॉल इट समथिंग एल्स। इसका मतलब क्या होता है, टू से द ट्रूथ अबाउट समथिंग इवन इफ इट इज नॉट पोलाइट और प्लेजेंट। अब इसकी देखो बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है, अच्छे से सुन लो कि यहाँ पर सबसे पहले तो इसको ये बोला जा रहा है, सपोज आपके सामने कोई अपनी बात रख रहा है एंड द पर्सन इज लाइक, वो आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं। दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है जो अपना अच्छा सोचता है कि भाई मेरी इमेज खराब ना हो और बोल देता है कि हाँ 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 आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, भले आपके दिमाग में चल रहा है कि बिल्कुल भी सही नहीं है और आप सच नहीं बोलते हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सच बोलना चाहिए, ठीक है, कि देखो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है और फिर रीजन भी दो। अब इसमें ये नहीं बोला है कि आपको इम्पोलाइट होकर या आपको बहुत अनप्लेजेंट वे में सच बोलना है, आपको पोलाइटली और प्लेजेंटली ही सच बोलना है। बट वो सच अगर सामने वाले के लिए बहुत ज़्यादा हार्श हो रहा है, बहुत ज़्यादा इम्पोलाइट हो रहा है, बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट हो रहा है, मेक श्योर कि आप उस चीज़ को सोचते हुए झूठ ना बोलें, ठीक है। सो वेरी पोलाइटली, वेरी प्लेजेंटली आप अगर सच जो भी चीज़ है उसको वैसा ही बोलेंगे तो बेहतर होगा। अब वो सच पोलाइट नहीं हो, वो सच अनप्लेजेंट हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। आपका तरीके की बात नहीं की गई है, आप प्लीज तरीके को मत रखना कि अरे मैम ने तो बोला था कि भले ही पोलाइटली बोलो या नहीं बोलो पर सच बोलो। नहीं, मैम ने ये बोला है कि भले वो सच पोलाइट हो या नहीं हो, आपको सच बोलना है, पर आपको तो पोलाइटली या प्लेजेंट वे में ही बोलना है, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अर्ली बर्ड कैचेज द ब्लैंक। अर्ली बर्ड मतलब जो सबसे पहली बर्ड आ जाएगा, पक्षी आ जाएगा। कैचेज द वॉट, लाइक क्या कैच कर लेता है। अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म, अर्ली बर्ड कैचेज द इंसेक्ट, अर्ली बर्ड कैचेज द कैटरपिलर, अर्ली बर्ड कैचेज द बी। अब आपको ऐसा होगा कि भाई बर्ड ये सब खाता है ना, मतलब खाती है। सो बर्ड वॉर्म भी खाती है, केचुआ, ठीक है, इंसेक्ट्स जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, कैटरपिलर जो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल का एक स्टेज है, ऑल्सो बी मतलब मक्खी। तो सारी चीजें बर्ड कैन ईट। कोई भी बर्ड है ना, स्पेसिफाई थोड़ी क्या कौन सी बर्ड, स्पैरो नहीं बोला है, क्रो नहीं बोला है, ऐसा कुछ नहीं बोला है ना। तो यहाँ आप कुछ भी रख सकते हैं। बट जब हम जनरली बात करते हैं ना बर्ड्स के खाने की, तो हम इंसेक्ट्स और वॉर्म्स को ही लेते हैं कंसिडरेशन में, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो परफेक्ट है। अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म, इसका मतलब यहाँ पे एक वॉर्म जो है वो मस्त बैठा हुआ है। पहले ही बोल देती हूँ प्लीज मेरी ड्राइंग स्किल्स को आप जज नहीं करेंगे, इतना ही वॉर्म बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक पक्षी है, ये वाला पक्षी जो हम बचपन में बनाते थे ना पेंटिंग के टाइम पे, सबसे ईजी वे है ये। तो ये पक्षी उड़ के आ रहे हैं भैया। अब ये जो पक्षी है वो सबसे पहले इस वॉर्म की तरफ पहुंच जाएगा, तो ये खा लेगा उसको, कि ये पक्षी के लिए वेट करेगा कि नहीं भैया ये आ जाए फिर हम उसको खाएंगे, नहीं, जो पहले पहुंच जाता है वो पहले खा लेगा उस वॉर्म को। इसी तरीके से आपकी लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है और जो इंसान उसको पहले ग्रैब कर लेता है वही जीतता है, समझ रहे हो। सो यही चीज है यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि द पर्सन हु अराइज फर्स्ट इन अ प्लेस इज मोस्ट लाइकली टू गेट व्हाट दे वांट। इसीलिए लाइफ में अपॉर्चुनिटीज अगर मिलती हैं, आप देख पा रहे हो कि मेरे पास एक अच्छा मौका है, प्लीज उसके लिए वेट मत करो कि हाँ कल सोचूंगा, हाँ परसों सोचूंगा। क्या पता तब तक इतने लोग उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लें कि पहले ही जो भी लोग ढूंढ रहे थे एक बेस्ट कैंडिडेट उनको मिल जाए। एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे, कई बार होता है ना ऐसे, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया है आफ्टर पेंडेमिक, कि जो भी वैकेंसीज आती हैं या जो भी सॉर्ट ऑफ कहीं पे क्या बोल सकते हैं हायरिंग चल रही है, तो दे वुड काइंड ऑफ पब्लिश कोई भी न्यूज़ या कोई भी अपनी वेबसाइट पे एक पर्टिकुलर चीज़ कि जिसमें मेंशन कर देंगे कि भैया वी आर लुकिंग फॉर सो एंड सो कैंडिडेट, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब अगर कोई भी पर्सन सच्ची में ये जॉब करना चाहता है और अगर वो उसी वक्त अप्लाई कर देता है, उसी वक्त कॉल करके फिक्स कर लेता है कि हाँ कब इंटरव्यू बता दीजिए, आई एम रेडी फॉर द इंटरव्यू, और नेक्स्ट डे द पर्सन गेट्स द कॉल कि आप आके देख लीजिए। अब एक और पर्सन है जो अगेन बहुत 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 खुश है इस वैकेंसी को देखकर, बट उसने सोचा कि आज नहीं, मैं ना कल बैठ के इसके बारे में सोचूंगा, कल मैं इसको पढ़ूंगा, कल मैं अप्लाई करूंगा। तब तक तो एक पर्सन ने अप्लाई भी कर दिया, उसको इंटरव्यू का कॉल भी आ गया, उसको बुला भी लिया और वो इतना अच्छा लगा कैंडिडेट कि और किसी का इंटरव्यू लेने का मन ही नहीं है अब, और उसको वो जॉब मिल गई। तो ये जो पर्सन है इसने अपॉर्चुनिटी जैसी मिली उसको ग्रैब किया, सही समय पर उसको यूज किया, तब जाके उसको वो अचीवमेंट मिल गई। तो वही चीज़ है, आपके पास कभी भी कुछ भी चीज़ अगर आती है लाइफ में और आप सच्ची में उसके लिए एंथुसियास्टिक हो, टाइम मत वेस्ट करो, सीधे सीधे जाके उसको ग्रैब करो। क्लियर? ओके चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है नॉच ब्लैंक।
नॉच डाउन, नॉच अप, नॉच इन, नॉच आउट। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज है, अब इसको लिंक कर देते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस में। सो नॉच डाउन है, नॉच अप है, नॉच इन है, नॉच आउट है, दिस इज व्हाट इज नॉच अप, ठीक है, क्योंकि अगेन यहाँ पे कुछ भी लिंक नहीं कर रहा था ऑप्शन, तो वही पता है या नहीं पता है, ठीक है ना। सो नॉच अप है, इसका मतलब क्या है, टू विन समथिंग और टू अचीव समथिंग, कोई चीज जीत जाना या कोई चीज अचीव कर लेना, उसे कहते हैं नॉच अप। अप है ना, कोई चीज आगे बढ़ी है, सो नॉच अप इज टू विन समथिंग और टू अचीव समथिंग। डन, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। टू किल टू ब्लैंक विथ वन स्टोन, दो चीजों को आप एक पत्थर से मार रहे हो, ठीक है। अब वो दो क्या है, टू किल टू पीपल विथ वन स्टोन, दो लोगों को आप एक पत्थर से मार रहे हो। अब ये हो ही नहीं सकता देखा जाए तो, है ना, ये कोई मूवी नहीं चल रही कि आप एक पत्थर मारोगे, एक पर्सन को लगेगा, वो पर्सन गिरेगा, वो पत्थर वहां पर वापस जाएगा और दूसरे पर्सन को भी लग जाएगा, ठीक है। ऐसा मूवी सीन नहीं चल रहा है, मतलब एक प्रैक्टिकल चीज चल रही है। सो टू किल टू पीपल तो नहीं होगा, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, हाँ, दो पक्षी हैं, उनको एक स्टोन से मारना बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज पक्षी बड़े छोटे होते हैं। सो दिस इज समथिंग जो थोड़ा हम ले सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ा अग्री कर सकते हो। टू किल टू इंसेक्ट्स विद वन स्टोन, इंसेक्ट्स तो आराम से बहुत लोगों ने ऐसी हरकत की भी है, वी शुड नेवर डू दिस, कि एक ही पत्थर से आपने दो इंसेक्ट्स को मार दिया हो, गलत बात है, बट करते हैं लोग, तो अभी हमें समझने के लिए इसको अग्री करना पड़ेगा। टू किल टू टारगेट्स विद वन स्टोन, दो टारगेट्स को आप मार रहे हो विद वन स्टोन, अच्छा ठीक है, वो टारगेट कुछ भी हो सकता है, तो दिस इज ऑल्सो राइट। यानी बर्ड्स, इंसेक्ट्स, टारगेट्स में से तीनों में से कुछ ना कुछ अच्छा लग रहा है, लाइक जो फिट बैठ सकता है इस ब्लैंक में। अभी के लिए जो आंसर है वो जान लो, इट इज टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, जिसे हम कहते हैं एक तीर से दो निशाने, ठीक है। तो एक तीर से दो निशाने का मतलब क्या होता है, आपने एक चीज की पर उससे आपके दो दो काम हो गए पूरे, यही बोला जाता है, करेक्ट। तो यही चीज है कि एक पत्थर से दो पक्षियों को मार देना, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। दिस मीन्स टू सक्सीड इन अचीविंग टू थिंग्स इन अ सिंगल एक्शन, सिंगल एक्शन कर कर, एक चीज कर कर दो दो चीजें अचीव कर लेना इज व्हाट इज टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, ठीक है, इजी, ऑल राइट। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। अ ब्लैंक ऑन द रिस्ट, रिस्ट ये होता है, रिस्ट पे वॉच पहनते हैं, रिस्ट वॉच बोलते हैं इसको, रिस्ट कहते हैं, कलाई, ठीक है। तो क्या लिखा है, अ वॉच ऑन द रिस्ट, ठीक है, अ वॉच ऑन द रिस्ट। नेक्स्ट, अ क्लैप ऑन द रिस्ट, अब क्लैप कैसे करोगे रिस्ट पे, है ना, तो मतलब कोई और कर रहा है मे बी, ओके ठीक है। अ पंच ऑन द रिस्ट, पंच ऑन द रिस्ट। अ स्लैप ऑन द रिस्ट, अ स्लैप ऑन द रिस्ट। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लाइक क्या बोलना चाह रहे हैं कुछ क्लियर नहीं हो रहा। चलो क्लैप थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है मे बी, इसीलिए हम वॉच, पंच, स्लैप से कुछ ले लेते हैं, बट चलो इसको तुक्का नहीं मारना। दिस इज अ स्लैप ऑन द रिस्ट, ठीक है, रिस्ट पे एक स्लैप मारना। अब इसका मतलब क्या है, लेट्स रीड इट। अ स्मॉल पनिशमेंट व्हेन अ मोर सीवियर पनिशमेंट इज डिजर्व्ड। सपोज किसी ने बहुत बड़ी हरकत की है, ठीक है, बहुत बड़ा गलत कुछ किया है, अब उनको एक बहुत बड़ी पनिशमेंट देनी चाहिए, ठीक है, बट उस चीज के लिए उनको वो पनिशमेंट ना देकर सीधे बस रिस्ट पे एक चांटा मार दिया, हो गई पनिशमेंट। तो एक बहुत बड़ी पनिशमेंट देनी थी बट ये छोटी सी पनिशमेंट दी है, ऐसी चीज को कहते हैं स्लैप ऑन द रिस्ट। तो फॉर समथिंग जिसके लिए एक बहुत बड़ी पनिशमेंट थी, द पर्सन वाज गिवन अ छोटा पनिशमेंट, छोटी पनिशमेंट, दैट इज व्हाट इज अ स्लैप ऑन द रिस्ट। बहुत बार समझा दिया, आई होप क्लियर रहेगा। डन, ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। एम्प्टी ब्लैंक कैन नॉट स्टैंड अपराइट, एक तो कुछ होता है वो खाली बर्तन वाला, वो नहीं है ये, क्योंकि ये स्टैंड अपराइट की बात है, बर्तन खड़े नहीं रहते, ऐसा कुछ नहीं पढ़ते हम, ठीक है। सो एम्प्टी हाउस कैन नॉट स्टैंड अपराइट, एम्प्टी बॉक्सेस, एम्प्टी माइंड, एम्प्टी बैग्स। क्या बोलना चाह रहे हैं कि खाली घर जो है वो खड़ा नहीं रह सकता भैया, घर, हाउस जो है वो खाली होता है, इट्स दी होम जहाँ पे लोग रहते हैं, तो हाउस तो खड़ा ही रहेगा ना, खाली हो, भरा हो, कुछ भी हो। एम्प्टी बॉक्सेस कैन नॉट स्टैंड अपराइट, अगर कोई डब्बे खाली होंगे तो उसको आप नहीं रख सकते हो सीधे, बिल्कुल रख सकते हो, तो कोई चीज जो प्रैक्टिकल नहीं है वो नहीं देंगे आपको, है ना, तो खाली डब्बे बिल्कुल खड़े रह सकते हैं। खाली दिमाग खड़ा नहीं रह सकता, खाली दिमाग खड़ा नहीं रह सकता, अच्छा मतलब क्या पता ये थोड़ा कुछ लिटरल कुछ बोलना चाह रहे हैं अलग चीज, तो चलो इसको रखने देते हैं। एम्प्टी बैग्स कैन नॉट स्टैंड राइट, जो बैग्स होते हैं अगर वो खाली होते हैं ना, आप देखना कभी भी, अपराइट का मतलब होता है स्ट्रेट, बिल्कुल परफेक्ट। अब कोई बैग, अगर अभी आप स्कूल का भी बैग लेकर आते हो, खरीद के लाते हो ना, अगर वो खाली होता है, मतलब ज्यादातर तो उसमें बहुत पेपर वेपर रखकर उसको स्ट्रेट रखा जाता है, बट अगर उसमें कुछ नहीं होता ना तो वो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, मतलब थोड़ा नीचे पिचक जाता है, व्हाटएवर, ठीक है। तो वैसे ही चीज को हम क्या कह रहे हैं कि वो अपराइट नहीं रहता, स्ट्रेट पोस्चर में नहीं रहता। सो एम्प्टी हाउस, बॉक्सेस, माइंड, बैग्स में से बेस्ट पता है क्या है, एम्प्टी बैग्स, बिकॉज हम उसको लिंक कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब कोई बैग जो है उसके अंदर कुछ नहीं है। अब बैग को कंसिडर करो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में क्या जाना चाहिए जिससे वो अच्छे से काम करते हैं फुर्ती से, खाना,
है ना। तो इससे इसको लिंक करना है कि अ पुअर और हंग्री पर्सन कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। एक पर्सन जो बहुत पुअर है, पुअर इन द सेंस अपनी बेसिक नीड्स के लिए पैसे नहीं हैं, बेसिक नीड्स में सारी चीज़ों को छोड़कर सबसे ज़रूरी एक चीज़ बहुत आती है, वो होता है खाना। खाना सबको चाहिए, है ना। एक जो हमारा एक ज़रूरी चीज़ जो है वो है द फूड शुड गो इन आवर बॉडी बिकॉज दैट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, करेक्ट। सो एक कोई पुअर पर्सन या कोई भूखा इंसान, कोई हंग्री पर्सन नॉर्मल काम नहीं कर सकता है, एक एनर्जी के साथ काम नहीं कर सकता है, यानी कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। और उसी चीज़ को एक खाली बैग से, और इसके साथ आपको कभी कभी एम्प्टी सैक भी दे देते हैं। सैक इज ऑल्सो बोरी टाइप, ठीक है। तो बोरी भी अगर आप देखोगे, अगर कोई बोरी लेके आते हो उसमें आप शक्कर आटा ये सब नहीं डालोगे जब तक, तो वो क्या ऐसी ऐसी नहीं बिल्कुल हो जाती है। तो वो होता है कि खाली है वो, तो इसीलिए सीधी नहीं खड़ी हो पा रही। तो वही चीज़, a person who is very poor या hungry cannot work normally or cannot work with full energy या properly function नहीं कर सकते because obviously उनकी body में वो source of energy नहीं गया है। Done? Okay, चलो next पे आते हैं। Blank wings, what wings? 4 wings, 40 wings, 14 wings, 4 wings। अब यहाँ पे सब FF से दे दिया पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे 3 तो नंबर ही दे दिए हैं, D में बस एक 4 दे दिया है। अब हमको नहीं पता तो नहीं पता भैया यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये यहाँ पे अब तुक्का मार ही नहीं सकते। सो दिस इज 4 wings, 40 wings, 14 की 4, इसे कहते हैं 40 wings, 40 wings। अब इसका मतलब क्या है, चलो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे, मतलब एक छोटी सी नींद लेना, झपकी लेना, बट इसे ज्यादातर दिन के लिए यूज करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द डे, क्योंकि रात को तो ऑब्वियसली जनरली इट इज मेंट टू स्लीप, है ना। तो इसीलिए इसको ज्यादातर दिन के टाइम यूज करते हैं, बट कभी कभी सिर्फ शॉर्ट स्लीप के लिए यूज कर लेते हैं। तो 40 विंग्स का मतलब है एक छोटी सी नींद लेना, छोटी सी झपकी लेना, स्पेशली ड्यूरिंग द डे। क्लियर? ओके। नेक्स्ट लाइन है एवरी क्लाउड हैज अ ब्लैंक लाइनिंग। अब ये बहुत कॉमन लाइन है, मतलब स्कूल वगैरह में ऐसे वगैरह बोलना होता है, स्पीच देनी होती है, डिबेट का टॉपिक होता है, तो ऐसी कुछ लाइन जरूर दी जाती हैं, जैसे एवरी क्लाउड हैज अ ब्लैंक लाइनिंग, देन यू हैव रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो ऐसी कुछ लाइन्स आपको डेफिनेटली दी जाती हैं। सो आई होप ये आपको पहले ही पता हो। एवरी क्लाउड हैज अ शाइनिंग लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, गोल्डन लाइनिंग, ब्लैक लाइनिंग। हर एक बादल की कैसी लाइनिंग होगी। अब आप ये मत सोचना कि आप जो ड्राइंग करते हैं उसकी बात हो रही है, नहीं। आप जनरली अगर किसी नॉर्मल बादल को देखते हो, क्लाउड को देखते हो, तो उसकी शाइन करते हुए लाइनिंग होती है, लाइक आउटलाइन होती है, सिल्वर टाइप की लाइन होती है, गोल्डन होती है या ब्लैक होती है। गोल्डन बिल्कुल नहीं होती, कभी नहीं देखा हमने गोल्डन कलर की लाइन हो, है ना। बस यस, शाइनिंग, सिल्वर, ब्लैक में से कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ब्लैक इन द सेंस नॉट ब्लैक ब्लैक, लाइनिंग तो नहीं होती, लाइक ग्रेइश हो जाता है जब बहुत ज्यादा खराब मौसम होता है एंड स्टफ। तो इसीलिए यहाँ पे तुक्का नहीं मार सकते, अगर पता होगा तो डेफिनेटली यू नो द आंसर, अदरवाइज डोंट गो विथ कोई भी ऑप्शन। सो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग इज द लाइन, कि अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव चीजें हो रही हैं, प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हो सकता है वो इसीलिए है बिकॉज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, या फिर वो प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज आपको इतना स्ट्रांग बना देती हैं कि आगे जाके आपके लिए वही पॉजिटिव प्रूव होती हैं कि अगर वो प्रॉब्लम्स नहीं होती लाइफ में या फेलियर्स नहीं देखे होते तो आज मैं इतना आगे नहीं बढ़ता या बढ़ती, और ऐसा सच्ची में होता है। ठीक है। सो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग का मतलब है वन शुड नेवर फील होपलेस बिकॉज डिफिकल्ट टाइम्स ऑलवेज लीड टू बेटर डेज। डिफिकल्ट डेज आते हैं ऑलवेज, मतलब ये इसका मतलब है, ऑलवेज तो नहीं कहूंगी मैं, बट या मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स जो सच्चाई है वो यही है कि जो गलत या डिफिकल्ट या बहुत प्रॉब्लम वाले, परेशानी वाले जो समय होते हैं लाइफ में, उसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है ना। कहते हैं ना कि हर दिन के बाद एक सुबह आती है, ठीक है ना, या इसका मतलब हर रात के बाद एक सुबह आती है, ऐसा कहते हैं। तो यानी कि कुछ डिफिकल्ट हो रहा है, बहुत अनप्लेजेंट है, उसके बाद डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। ऑलवेज देयर इज होप, तो आपको कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी है। डन? ओके। नेक्स्ट, अप फॉर ब्लैंक, ये बड़ा कूल है, ठीक है। अप फॉर ग्रैब्स, अप फॉर फूड, गुड, अप फॉर गोल, अप फॉर गन। सो अब यहां पर अप फॉर ग्रैब्स, गुड, गोल, गन कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज ऑप्शन ए विच इज अप फॉर ग्रैब्स। कोई भी चीज अगर आपको ये बोलनी है कि सभी के लिए अवेलेबल है उस वक्त, तो आप उस चीज के आगे लिख सकते हो अप फॉर ग्रैब्स। जैसे पिज्जा इज अप फॉर ग्रैब्स, यानी पिज्जा सभी के लिए अवेलेबल है। सो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, फ्रेज है, इट इज इफ समथिंग इज अप फॉर ग्रैब्स इट इज अवेलेबल टू एनीवन हु इज इंटरेस्टेड। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, सबके लिए कोई चीज अगर अवेलेबल है उस वक्त, तो आप कह सकते हो दैट पर्टिकुलर सो एंड सो थिंग इज अप फॉर ग्रैब्स। कूल ना? ओके। नेक्स्ट इज अ ड्राउनिंग मैन विल ब्लैंक एट अ स्ट्रॉ।
ड्राउनिंग का मतलब होता है डूबता हुआ, ठीक है, और स्ट्रॉ होता है कोई भी ऐसा तिनका टाइप। तो जो हम बोलते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, ये वही लाइन है, ठीक है। सो अ ड्राउनिंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रॉ, डिपेंड एट अ स्ट्रॉ, लीव एट अ स्ट्रॉ या लुक एट अ स्ट्रॉ। तो यहाँ पर आप ये बोलना चाह रहे हो कि तिनके का सहारा है, सो वो उस चीज को भी पकड़ लेगा ताकि वो बच जाए, है ना। सो यहाँ पर आप डिपेंड भी यूज कर सकते थे, पर लीव और लुक तो नहीं होगा। अब डिपेंड एट अ स्ट्रॉ नहीं होता है, डिपेंड ऑन अ स्ट्रॉ होता है, इसीलिए ऑप्शन ए क्लच इज द परफेक्ट वन। कि डूबता हुआ इंसान जो है, अगर उसको एक छोटा तिनका भी मिलता है जो उसको बचा लेगा, तो वो उसको भी ग्रैब कर लेगा, भले उससे फिर कुछ हो या ना हो, ठीक है। सो क्लच एट अ स्ट्रॉ इज द राइट लाइन, विच मीन्स सेड अबाउट समवन हु इज इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एंड हु विल टेक एनी अवेलेबल अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव इट। ये उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं एंड उस सिचुएशन के साथ डील करने के लिए वो कुछ भी करेंगे ताकि वो उसको ठीक कर लें। तो अगर आप कुछ भी करने को तैयार हो ताकि आप उस डिफिकल्टी से बाहर आओ, तो ये होता है अ ड्राउनिंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रॉ। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, बैक टू ब्लैंक वन, ये भी आपने सुना होगा, आई होप सो। बैक टू सर्कल वन, बैक टू ट्रायंगल वन, बैक टू स्क्वायर वन या बैक टू बॉक्स वन। तो ये होता है बैक टू स्क्वायर वन, ठीक है। सो सर्कल, बॉक्स, ट्रायंगल नहीं है, ये स्क्वायर है कि भाई वापस से आप जो पहला वाला स्क्वायर है उस पे आ गए हो। इसका मतलब ये होगा शायद कि इनिशियल जो चीज थी आप उसी पे वापस आ गए घूम फिर के। लेट्स जस्ट सी दिस। If you are back to square one, you have to start dealing with something from the beginning again because the way you were dealing with it has failed. ठीक है, तो इफ यू आर बैक टू स्क्वायर वन मतलब अगर आप जो पहला स्क्वायर है उस पर चले जाते हो, इसका मतलब आप वापस से उस चीज के साथ डील करना चालू कर दोगे जो आप स्टार्टिंग से कर रहे थे। बिकॉज आपको लग रहा है कि आपने, जैसे सपोज देखो मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे आपने कोई चीज स्टार्ट की, ए पॉइंट है उसका, ठीक है, ये है स्क्वायर वन, इसको वन ही लिख देते हैं। आपने ये चीज अपनाई, आप करते जा रहे हो, काम करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, जब आप फाइनली एंड पॉइंट पे पहुंचे, आप यहाँ पे फेल हो गए। अब आपको पता है कि मैं यहाँ फेल हो गया हूं तो मुझे वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पे खड़े थे, अब आप सीधे कहाँ आ गए, बैक टू स्क्वायर वन, टेढ़ा ही कर दिया हमारे इंसान को। हाँ ठीक है, तो ये क्या हो जाता है कि भैया आपने बहुत चीजें की, आप फेल हो गए, अब आपको वापस से उस चीज पे आना पड़ेगा रीस्टार्ट करने के लिए, उसको वापस फिर से स्टार्टिंग से शुरू करने के लिए, इसीलिए इसे कहा जाता है बैक टू स्क्वायर वन। आसान है? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज एवरी मैन हैज हिज ब्लैंक। एवरी मैन हैज हिज थॉट, हैज हिज लाइफ, हैज हिज वैल्यू, हैज हिज प्राइस। अब सब कुछ ही सही लग रहा है, हर इंसान का अपना थॉट होता है, हर इंसान की अपनी जिंदगी होती है, हर इंसान की अपनी वैल्यू होती है और हर इंसान का अपना प्राइस होता है, अपनी कीमत होती है। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे? सो दिस इज नॉट थॉट, लाइफ, वैल्यू, दिस इज प्राइस। ठीक है, हर इंसान का एक कीमत होता है। कीमत का मतलब क्या है कि कुछ लोगों के पास ना ऐसा, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको कुछ क्या बोलते हैं उसको, रिश्वत ऑफर करते हो, ब्राइब करने की कोशिश करते हो, तो एक ऐसा अमाउंट होता है जिसपे वो राजी हो ही जाते हैं कि हाँ ठीक है, इतना पैसा मिलेगा तो ये काम हम कर देंगे। ठीक है, सो ये है इसका मतलब। एवरी मैन हैज हिज प्राइस, यानी एवरीवन इज ओपन टू ब्राइबरी इफ द इंड्यूसमेंट ऑफर्ड इज लार्ज इनफ। हर कोई जो है वो ब्राइबरी यानी कि रिश्वतखोरी, ठीक है, रिश्वत लेने के लिए तैयार हो जाता है अगर जो पैसे उनको ऑफर किए जा रहे हैं वो बहुत बड़ा अमाउंट हो। ठीक है, तो दिस इज एवरी मैन हैज हिज प्राइस। अब इसको ना ऐसे नहीं बोलना कि ऐसा थोड़ी होता है, हर कोई थोड़ी रिश्वत लेता है, बट ये जनरल दिया हुआ है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ब्लैक एंड ब्लैंक। अब ब्लैक एंड व्हाइट मत बोल देना, दिस इज नॉट व्हाइट। ठीक है, सो ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड डल, ब्लैक एंड फ्रेश। सो आपने कभी ब्रूस देखा है, लाइक कभी किसी को चोट लग जाती है तो कोई हिस्सा ना नीला पड़ जाता है, काला नीला टाइप, और नीला ही होता है यूजुअली, उसको ब्रूस कहते हैं, है ना। उस ब्रूस के लिए आप ब्लैक एंड ब्लू भी यूज कर सकते हो। तो बड़ा आसान, बड़ी नॉर्मल चीज है। ब्लैक एंड ब्लू इज विद डार्क मार्क्स ऑन योर स्किन कॉज्ड बाय बीइंग हिट और हैविंग एन एक्सीडेंट। किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी को कहीं मार दिया किसी ने, तो वहां पर ना पूरा नीला पड़ जाता है अगर एरिया, तो उसको कहते हैं कि वहां ब्रूस हो गया है, या फिर आप कह सकते हो कि ब्लैक एंड ब्लू पड़ गया है। तो अगर ब्लैक एंड ब्लू बोल रहा है कोई, इसका मतलब उस मार्क की बात हो रही है जो भी आपको जिस भी तरीके से लगी है, दैट वन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। फेमिलियरिटी ब्लैंक्स कॉन्टेम्प्ट। अब ये भी लिटरेचर में जरूर आपने सुना होगा एंड दिस इज समथिंग जो बहुत कॉमनली यूज भी होता है। ठीक है, तो फेमिलियरिटी ब्लैंक्स कॉन्टेम्प्ट विच इज ब्रीड्स, ग्रोज, लीड्स, हेल्प्स। फेमिलियरिटी मतलब जान पहचान, कंटेम्प्ट या कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है हेट्रेड, डिस्गस्ट।
ठीक है, मतलब आपको कोई चीज़ ना बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तो जितना ज़्यादा फेमिलियरिटी होती है, जितना ज़्यादा आप जानना पहचानना चालू करते हो किसी इंसान को, वो हेट्रेड स्टार्ट करा देता है, लाइक हेट्रेड इनिशिएट कर देता है। इसका मतलब क्या है? फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, यानी इसको पैदा करता है, ग्रोस कॉन्टेम्प्ट बढ़ा देता है, लीड्स कॉन्टेम्प्ट लीड्स टू होना चाहिए था, और हेल्प्स कॉन्टेम्प्ट हेट्रेड को हेल्प करता है, ऐसे तो कुछ नहीं होगा। सो दिस इज ब्रीड्स, ऑप्शन ए। जितना ज़्यादा इंसान को जानने लगते हो ना, तो आपको उनकी असलियत पता चलती है। अब बहुत ज़्यादातर तो यही होना चाहिए कि वो पर्सन सच में बड़ा अच्छा हो, तो आपको अच्छी बातें पता चल रही हैं। बट अगर ऐसा होता है कि आप जितना ज़्यादा जानने लगते हो इंसान को, आपको उनकी बुरी आदतें भी पता चलने लगती हैं, और जैसे जैसे बुरी आदतें पता चलती हैं, आप उस इंसान को शायद आप हेट करने लगते हो, आपको बहुत बुरा लगता है, डिस्गस्टिंग फील होता है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ज़्यादा जान पहचान भी जो है कभी कभी हानिकारक हो जाती है, दैट इज समथिंग जो इसका मीनिंग है। क्लियर? सो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? यूज्ड टू से दैट इफ यू नो समवन वेरी वेल, यू स्टॉप रिस्पेक्टिंग देम बिकॉज यू हैव सीन ऑल ऑफ देयर बैड क्वालिटीज। आप पहले बड़ा रिस्पेक्ट कर रहे हो पर्सन को बिकॉज आपको थोड़ा थोड़ा पता है उनके बारे में, बट जैसे ही जान पहचान बढ़ती है, आपको उनकी सारी गलत आदतें या जो भी बुरा सोच है वो पता चल जाता है, एंड दैट इज हाउ रिस्पेक्ट कम हो जाती है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज शूट ब्लैंक इन द फुट। शूट करना है फुट, पैर पे, तो शूट हिमसेल्फ इन द फुट, शूट वन सेल्फ इन द फुट, शूट हर सेल्फ इन द फुट, या शूट अदर इन द फुट। अब आप यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हो? हिमसेल्फ हर सेल्फ नहीं बोलोगे बिकॉज एक जनरल चीज है, तो इट इज नॉट हिमसेल्फ हर सेल्फ, ये वन सेल्फ है या अदर है, तो ये हम अपनी बात कर रहे हैं। तो शूट वन सेल्फ इन द फुट, सॉर्ट ऑफ अपने ही पैरों पे कुलाई मार देना, कुछ ऐसा करना जिससे खुद ही का नुकसान हो रहा है, तो शूट वन सेल्फ इन द फुट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? बड़ा आसान, अपने पैर पे गोली मारना, टू डू समथिंग विदाउट इंटेंडिंग टू विच स्पॉइल्स अ सिचुएशन फॉर योरसेल्फ। आप कुछ ऐसा कर रहे हो ऑब्वियसली जिसमें आपका इंटेंशन खुद का नुकसान तो होगा नहीं, खुद का नुकसान होगा तो करोगे क्या वो? ऑब्वियसली नहीं। तो आपने कुछ ऐसा किया जिसका इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था खुद को नुकसान पहुंचाना, बट वो चीज ऐसे हो गई कि जिससे आप ही का नुकसान हो गया फाइनली। सो यू स्पॉइल्ड द सिचुएशन और ruined द सिचुएशन फॉर योरसेल्फ। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, burn your blank. Burn your cars, burn your houses, burn your ships, burn your boats. तो ये पर्टिकुलर जो लाइन है ये यूज की जाती है फॉर बोट्स, बर्न योर बोट्स। अब बोट नाव में बैठ के आप कहीं जाओगे, है ना, अब आप अपनी बोट को ही जला दोगे तो शायद आप अपने लिए खुद के रास्ते बंद कर रहे हो, यही मीनिंग होगा। सो बर्न योर बोट्स जो है इसको बर्न योर ब्रिजेस के नाम से भी दिया जाता है, और ब्रिज वाला बहुत आसानी से आपको क्लियर होगा। सपोज अगर हम बोले कि आप ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जा रहे हो एंड यू हैव टू वॉक ऑन दिस ब्रिज, एक यही तरीका है। आप वॉक करते 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 फाइनली आप जो है अपने बी वाली जो लाइन है उस पे पहुंच चुके हो। ठीक है, अब आप जैसे बी पॉइंट पे पहुंचे, आपने क्या किया ना, इस ब्रिज को आपने जला दिया, ब्रिज जल गई। अब जैसे ही ब्रिज जलेगी, अब आप बताओ आप यहां से कैसे वापस जाओगे? नहीं जा पाओगे ना, बी पॉइंट पे पहुंच तो गए, बट यहां से वापस जाने के लिए आपको ब्रिज की ही जरूरत पड़ती। तो आपने क्या किया, वापस जाने के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। दूसरी बात, अगर यही चीज आप जो है बोट में बैठ के, मैं बोट लिखूंगी बनाऊंगी नहीं, तो बोट में बैठ के जब आप जा रहे हो फाइनली आप यहाँ पर पहुंचे, ठीक है, और यहाँ पर अब आपकी बोट है। अब आप जब बोट से पहुंच चुके हो, आपने क्या किया ना, आपने इसी बोट को जला दिया। अब जला दिया तो ये बोट गई, अब ये बोट ही नहीं है तो आप वापस जा पाओगे क्या? नहीं। सो अपनी बोट या अपने ब्रिज को जला देना, इसका मतलब टू डू समथिंग विच मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू एन अर्लियर स्टेट। कुछ ऐसा कर देना जिससे बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया, हो ही नहीं सकता ये मुमकिन कि आप वापस अपनी पुरानी स्टेट, अर्लियर स्टेट पे पहुंच जाओ। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉ ब्लैंक ब्लड। ड्रॉ मच ब्लड, ड्रॉ लिटिल ब्लड, ड्रॉ लास्ट ब्लड, ड्रॉ फर्स्ट ब्लड। अच्छा, ड्रॉ मच ब्लड, लिटिल ब्लड, लास्ट ब्लड, फर्स्ट ब्लड, मतलब सभी यूज कर सकते हैं देखा जाए तो, बट एक्चुअली व्हाट इज दी वर्ड, इट इज ड्रॉ फर्स्ट ब्लड। ड्रॉ फर्स्ट ब्लड का मतलब क्या है? लेट्स सी। टू बी द फर्स्ट टू गेन एन एडवांटेज और स्कोर अगेंस्ट एन ओपोनेंट। कितना अलग है ना, मतलब आप किसी ओपोनेंट के खिलाफ काम कर रहे हो या खेल रहे हो, ठीक है, यू आर प्लेइंग, और आप ओपोनेंट के पहले ही एक स्कोर जीत लेते हो, लाइक पहला स्कोर या पहला एडवांटेज आपने गेन कर लिया, इसका मतलब ड्रॉ फर्स्ट ब्लड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, मेक नो ब्लैंक अबाउट समथिंग। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेक नो नेल्स अबाउट समथिंग, मेक नो डील अबाउट समथिंग, मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग, मेक नो मसल्स अबाउट समथिंग। अब ये बिल्कुल भी नेल्स, डील, मसल्स नहीं है, ये है मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग। ठीक है, अब देखो बोन्स जो होती है वो हमको दिखती नहीं है बिकॉज वो हिडन है, थोड़ी चमड़ी है, थोड़ी क्या मतलब चमड़ी है, ऊपर स्किन है, ठीक है, कवरिंग है एक। तो बोन क्या है? छुपी हुई है, इट इज अ सीक्रेट,
मतलब ऐसे लिंक कर रहे हैं, इट इज नॉट अ सीक्रेट, एवरीबडी नोज बोन्स कैसी दिखती है ना, तो इट इज व्हाट अ सीक्रेट, मतलब कवर्ड है, इट इज हिडन। वैसे ही इफ यू आर नॉट हाइडिंग समथिंग, यू आर नॉट कीपिंग अ सीक्रेट, तो मेक नो बोन्स, है ना। सो यू टॉक ओपनली अबाउट इट रादर देन ट्राइंग टू कीप इट अ सीक्रेट। तो आप छुपा नहीं रहे हो, यू आर नॉट कवरिंग इट विद अ स्किन, रादर आप उसको एक्सप्लेन कर दे रहे हो, आप ओपनली बोल दे रहे हो, सो आप उसे सीक्रेट नहीं रख रहे हैं। दैट इज व्हाट इज मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। Ace up blank sleep, ace up under sleep, ace up once sleep, ace up better sleep, ace up lost sleep। अब यहाँ पर स्लीप मतलब ओके ठीक है, ये जो स्लीप्स की बात हो रही है, अंडर स्लीप, वन स्लीप, बेटर स्लीप, लॉस्ट स्लीप, ये यूज किया जाता है फॉर वंस, लाइक एस अप वंस, अपनी खुद की स्लीप पे, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो जाता है, सीक्रेट नॉलेज और अ सीक्रेट स्किल दैट विल गिव यू एन एडवांटेज। आपके पास कुछ है विच यू हैव एस्ड अप, मतलब होता है कि बेस्ट किया आपने, है ना। अब स्लीप के बोला है वन स्लीप, यानी कि क्या ना, आपने कुछ अच्छा किया है, लाइक सॉर्ट ऑफ ऐसा लिंक कर सकते हो, ठीक है। सो सीक्रेट नॉलेज है आपके पास, या आपके पास एक सीक्रेट स्किल है जिससे आपको बहुत एडवांटेज मिलता है, और कई लोगों में ये होता है, उनमें एक ऐसी जरूर बात होती है जिसकी वजह से उनको बहुत एडवांटेज मिलते हैं लाइफ में। डन? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। ब्रेक न्यू ब्लैंक, ब्रेक न्यू ग्राउंड, ब्रेक न्यू स्टेयर्स, ब्रेक न्यू टारगेट, ब्रेक न्यू बॉक्स। तो आप नया ग्राउंड ब्रेक कर रहे हो, स्टेयर्स ब्रेक कर रहे हो, टारगेट ब्रेक कर रहे हो, बॉक्स ब्रेक कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप सीढ़ियां तोड़ दें, इसका मतलब है ब्रेक न्यू ग्राउंड, मतलब एक नई जमीन है उसको ब्रेक कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, समथिंग न्यू विच इज टू डू समथिंग इनोवेटिव दैट इज रिगार्डेड एज एन एडवांस और ऑफ पॉजिटिव बेनिफिट। कुछ ऐसा नया करना, इनोवेटिव करना, क्रिएटिव करना जिससे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है आपको, विच इज समथिंग जो एक एडवांटेज है, उसे कहते हैं ब्रेक न्यू ग्राउंड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। Egg on your blank, egg on your sleeves, egg on your face, egg on your arms, egg on your coat। तो जो egg है, अंडा है, it is on your sleeves, on your face, on your arms, on your coat, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि एग ऑन योर फेस, चेहरे पे एग है। अब कोई एग मार रहा है फेस पे, इसका मतलब कुछ तो हंसी मजाक टाइप का या कुछ तो ऐसा इंसल्टिंग हो गया होगा ना, सामने वाले के लिए हंसी मजाक, आपके लिए इंसल्टिंग, तो ये उसी से रिलेटेड है, विच इज एम्बैरसमेंट, ठीक है। सो इफ यू हैव एन एग ऑन योर फेस, यू लुक स्टूपिड बिकॉज ऑफ समथिंग दैट यू हैव डन। आपने कुछ ऐसा किया ना, बिकॉज ऑफ इट सबके सामने आप एक फूलिश कैरेक्टर लग रहे हो, यू लुक लाइक अ फूल, क्योंकि आपने ऐसी कोई बड़ी स्टूपिड मिस्टेक कर दी है। तो कहते हैं भैया एग ऑन योर फेस बिकॉज यू फील वेरी एम्बैरेस्ड एज यू आर कमिंग आउट टू बी अ स्टूपिड पर्सन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। ब्लैंक फेवर्स द ब्रेव, ये भी बहुत कॉमन लाइन है, जैसे वो एवरी क्लाउड है सिल्वर लाइन टाइप्स है ना, ये भी बड़ा कॉमन है। ब्लैंक फेवर्स द ब्रेव, हु फेवर्स द ब्रेव? फीबल, जो कमजोर होता है, वो जो ब्रेव है, जो क्या बोलते हैं उसको, जिसमें हिम्मत है ना, उसको सपोर्ट करता है, उसको फेवर करता है। फेमस फेवर्स द ब्रेव, जो फेमस लोग होते हैं वो हमेशा ब्रेव लोगों को फेवर करते हैं। फेथ फेवर्स द ब्रेव, जो फेथ है, जो किसी पे विश्वास है, वो हमेशा ब्रेव को फेवर करता है। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, फॉर्च्यून मतलब किस्मत, किस्मत जो है वो हमेशा ब्रेव का साथ देती है। तो यहाँ फीबल तो होगा नहीं, कमजोर इंसान ब्रेव का साथ क्यों देगा, या कह भी सकते हो लाइक कोई फीबल है, कोई बहुत ज्यादा कमजोर है और डरपोक नहीं है, कमजोर है, ठीक है, तो वो एक ब्रेव इंसान का साथ देगा, उसको फेवर करेगा ताकि उसकी मदद हो, ठीक है, ये भी लिंक कर सकते हो। फेमस लोग हमेशा ब्रेव को ही फेवर करते हैं। फेथ तो भैया सबको फेवर करता है ना, आप विश्वास रखते हो, आप ब्रेव हो या ना हो, जरूर पूरा होता है इफ यू आर गिविंग योर 100%, है ना। रही बात फॉर्च्यून, फॉर्च्यून भी बेस्ट है कि जो आपकी किस्मत है वो हमेशा उनका साथ देगी जो कुछ करते हैं, जो ऐसे बैठे रहेंगे उनका थोड़ी करेगी। सो डी जो है ना फॉर्च्यून, दिस इज बेस्ट, कि जो लोग अपना बेस्ट देते हैं, जो लगे रहते हैं, उनको किस्मत भी साथ देती है एंड दे बिकम सक्सेसफुल, ऐसा ये कह रहा है। सो फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, अ सक्सेसफुल पर्सन इज ऑफन वन हु इज विलिंग टू टेक रिस्क। इफ समबडी हैज दैट विल कि मुझे रिस्क लेना है, ऑब्वियसली रिस्क ऐसे नहीं लेना है कि कुछ भी किसी भी चीज में रिस्क ले लिया, नहीं। इफ यू फील कि मुझे कुछ अचीव करना है और वो रिस्क जो है वो ऑब्वियसली किसी के लिए गलत नहीं है, आपके लिए गलत नहीं है, जस्ट सर आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, डेफिनेटली फॉर्च्यून ऑल्सो फेवर्स यू। थोड़ा लेट फेवर भी होता है कभी कभी, अब इस पे ये मत बोलना कि मैम सभी तो करते हैं मेहनत, सबका कहाँ पे अच्छा हो जाता है एंड स्टफ, नहीं। जो लोग मतलब अपना 100% देते हैं, थोड़ा टाइम लगता है बट मेहनत वेस्ट नहीं जाती, आपको कभी ना कभी रिवॉर्ड किसी ना किसी तरीके से जरूर मिलता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। किल द ब्लैंक दैट लेज द गोल्डन एग्स। इस पे तो स्टोरी भी देखी होगी सभी ने, बहुत पहले मतलब एक कहानी दिखाई जाती थी जिसमें एक इंसान, उसकी जो मुर्गी है वो गोल्डन अंडे देती थी, सोने के अंडे। उनको लगता है कि मुझे एक बार में सारे अंडे मिल जाएं, तो वो मुर्गी को काट देते हैं, पर ऑब्वियसली मुर्गी के अंदर थोड़ी अंडे मिलेंगे उनको, तो इस तरीके से उनको समझ आता है कि उन्होंने अपना नुकसान किया लालच करके। तो वही चीज़ है, किल द गूज दैट लेज द गोल्डन एग्स, किल द पिकॉक, किल द कोयल, किल द क्रो।
अब ये यूज किया जाता है फॉर गूज, ठीक है। सो किल द गूज दैट लेज द गोल्डन एग्स, यानी कि आप जिस चीज से आपको प्रॉफिट हो रहा था आप उसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, ऐसा लालच दिखा रहे हो जैसे आप ही ने अपना नुकसान कर लिया है ना। सो किल द गूज या नेवर किल द गूज भी कहा जाता है। इट्स जस्ट दैट आपको बस गूज वर्ड याद रखना है, दैट लेज द गोल्डन एग्स। सो टू डिस्ट्रॉय समथिंग दैट मेक्स अ लॉट ऑफ मनी फॉर यू, वही चीज जिससे आपके पास पैसा आ रहा था, बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था फाइनेंशियल टर्म्स में, आपने उसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अब आप ऑब्वियसली वहां से पैसा नहीं कमा पाओगे। दैट इज व्हाट इज टू किल द गूज। और ये एक चीज और है इनडायरेक्टली आपको, मतलब इसके लिए नहीं है, बट ये स्टोरी आपको सिखाती है कि लालच करना क्या है, गलत बात है। डन, ओके नेक्स्ट। सेल लाइक हॉट ब्लैंक, ये भी बड़ा अच्छा टर्म है। कोई चीज जो है वो अगर बनते ही जल्दी 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 बिकने लगे, बहुत जल्दी उसका सेल होने लगे, तो उसको कहते हैं सेल लाइक हॉट केक्स, चपातीस, टॉयज, ड्रिंक्स। हॉट टॉयज तो नहीं होगा, हॉट ड्रिंक्स भी कह सकते हो, चपाती भी कह सकते हो, केक्स भी कह सकते हो, बट ये जनरल यूज किया जाता है, उसको सेल लाइक हॉट केक्स कहा जाता है कि भैया जैसे फ्रेश केक बनता है वो फटाफट फटाफट बिकता जाता है, ऐसी कोई चीज अगर है बी सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज, तो उसको बोलते हैं सेल लाइक हॉट केक। बहुत जल्दी जल्दी और बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में अगर कोई चीज बिकती जा रही है तो सेल लाइक हॉट केक्स। डन, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है 39, एंड ब्लैंक एंड अ लेग, एन ईयर एंड अ लेग, एन आई एंड अ लेग, एन आर्म एंड एल्बो। आर्टिकल के भी उससे हम तुक्का नहीं लगा सकते, बिकॉज सभी देखो वॉवल से मतलब साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, ईयर, आई, आर्म, एल्बो, तो सब में एन आ रहा है, ठीक है। बाकी है क्या ये? सो दिस इज एन आर्म एंड अ लेग, एक आर्म और एक लेग। इसका मतलब क्या है? दिस इज समथिंग विच इज वेरी एक्सपेंसिव, मतलब कोई चीज जिसकी कीमत एक हाथ और एक पैर जितनी है। अब ऑब्वियसली आपका एक आर्म एक लेग दोनों बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर वो देना पड़े मतलब पक्का कोई चीज बहुत 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 एक्सपेंसिव है। सो इफ यू से दैट समथिंग कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, बड़ा कूल तरीका है, समबडी आस्क्ड यू ये कितने में पड़ा एंड यू आर लाइक आई एम रिग्रेटिंग बाइंग दिस बिकॉज इट कॉस्टेड एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब ये बहुत 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 एक्सपेंसिव था, बहुत महंगा पड़ा। डन, ओके नेक्स्ट पे आते हैं। इट टेक्स टू टू मेक अ ब्लैंक, ये भी बड़ा आसान है, दो लोग लगते हैं टू मेक अ डिबेट, टू मेक अ फाइट, टू मेक एन आर्ग्यूमेंट, टू मेक अ क्वारल। अब बोलते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, अगर झगड़ा हुआ है तो पक्का दोनों का योगदान होगा। हो सकता है किसी का बहुत थोड़ा सा लाइक इतू सा काम हो उस झगड़े में, बाकी किसी और ने कुछ ज्यादा ही उसको इनिशिएट किया हो, बट यस दोनों इन्वॉल्व होते हैं हमेशा किसी भी झगड़े में, ठीक है। सो इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल इज द परफेक्ट लाइन। आर्ग्यूमेंट, फाइट, डिबेट तीनों आप कुछ भी रख सकते थे, बट ये परफेक्टली क्वारल के साथ जाता है, ठीक है। सो इट टेक्स टू पीपल to start a quarrel, to quarrel with each other and etc etc. So it takes two or more people to cause a quarrel. One cannot blame an argument entirely on the other side. आप ये नहीं बोल सकते कि पूरा झगड़ा जो है ना वो इसी की वजह से हुआ है, नहीं, हमेशा जो लोग इन्वॉल्व हैं, दो लोग तो होते ही हैं मिनिमम जो इन्वॉल्व होते हैं झगड़े में, ऑब्वियसली अपने आप से तो कोई झगड़ नहीं रहा होगा। सो वही चीज़ है कि एटलीस्ट दो लोग तो होते ही हैं, दो से ज़्यादा लोग होते हैं, तो आप एक पे ब्लेम नहीं डाल सकते कि भैया इसकी वजह से झगड़ा हुआ है। डन, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज टेक अ ब्लैंक सीट। तो टेक अ ओल्ड सीट, टेक अ बैक सीट, टेक अ डर्टी सीट, टेक अ क्लीन सीट। अगर आप पीछे हो जाते हो किसी चीज़ में खुद ब खुद की अब आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप नहीं करना चाहते किसी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व, तो यू टेक सबसे पीछे वाली सीट, दैट इज टेक अ बैक सीट, ठीक है। आई होप क्लियर भी हो गया, मैंने जो एक्सप्लेन किया। सो टेक अ बैक सीट मतलब टू डेलिबरेटली बिकम लेस एक्टिव एंड गिव अप ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स। जानबूझ के कम एक्टिव हो जाना, जानबूझ के चीज़ों पे गिव अप कर देना, पार्टिसिपेट ना करना, उसे कहते हैं टेक अ बैक सीट। क्लियर? सो टू टेक अ बैक सीट इज टू डेलिबरेटली बिकम लेस एक्टिव एंड गिव अप ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स। जानबूझ के अपनी इच्छा से आप ये कर रहे हो। डन, ओके चलो नेक्स्ट आते हैं। 42nd है सेपरेट द ब्लैंक फ्रॉम द शैफ। तो आपने कभी गेहूं अगर देखा हो, जब साफ करते हैं तो उसमें कुछ ना छिलका लगा होता है, उसे शैफ कहते हैं। तो जब आप अलग अलग कर रहे होते हो, आप कभी भी शैफ को नहीं पिसवाते हो, है ना, आप गेहूं अलग करते हैं, शैफ को अलग कर देते हैं, बिकॉज वो कचरा है, इट्स अनवांटेड, इट्स वेस्ट। तो ऐसे ही शैफ इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हीट। तो सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द शैफ बोलते हैं, बाकी ऑप्शंस मत देखो बिकॉज मैंने पहले ही बोल दिया। सो सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द शैफ का मतलब व्हीट जरूरी है, शैफ नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट जरूरी, तो इनको अलग अलग रखना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स, डिस्टिंग्विश वैल्यूएबल पीपल और थिंग्स फ्रॉम वर्थलेस वंस। कई बार ऐसा होता है कि हम जो जरूरी हैं, जो वैल्यूएबल हैं, उस पर ध्यान न देकर जो वर्थलेस है ना उस पर अपनी एनर्जी लगा देते हैं, उस पर ध्यान देते रहते हैं, और जब रिजल्ट नहीं आता तो हमें बुरा लगता है। तो अपनी लाइफ में हमेशा जो जरूरी है, जो जरूरी नहीं है, उसको डिस्टिंग्विश करना सीखना चाहिए, और बहुत जल्दी सीख जाना चाहिए, बिकॉज ये आपको बहुत हेल्प करता है आपकी आगे लाइफ में। डन, ओके नेक्स्ट पे आते हैं।
43rd सेज बैक टू द ब्लैंक बोर्ड। एक तो था बैक टू स्क्वायर वन, अब है बैक टू द कटिंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, फ्री बोर्ड। ब्लैक बोर्ड मत बोलना कि हाँ यही होता है, इट कुड बी कटिंग, ड्राइंग, ब्लैक, फ्री, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ऑल आर फिट यहाँ पर। सो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। कौन सा बोर्ड? ड्राइंग बोर्ड। इसका मतलब क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। समथिंग दैट वाज डन हैज नॉट बीन सक्सेसफुल एंड दैट विल हैव टू स्टार्ट अगेन और ट्राई अनदर आइडिया। इज इट द सेम थिंग एज बैक टू स्क्वायर वन? यस। ठीक है, तो आपको कुछ भी दिया जा सकता है, तो प्लीज बी वेरी विजिलेंट कि क्या दिया हुआ है। डोंट बी लाइक यार यहाँ पे तो ऐसा नहीं होगा, आप दोनों को लिंक कर दो। नो, इट इज ड्राइंग बोर्ड एंड दैट वाज स्क्वायर वन। ठीक है, तो ड्राइंग बोर्ड का मतलब है कि आपने कोई चीज स्टार्ट की बट वो सक्सेसफुल नहीं थी, तो आपको फिर से एक नया कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा, नया आइडिया सोचना पड़ेगा, नया तरीका सोचना पड़ेगा, ताकि आप उस चीज को वापस स्टार्ट कर सको। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। 44th है लर्न टू ब्लैंक बिफोर यू रन। आपको दौड़ने के पहले क्या सीखना चाहिए? दौड़ने के पहले क्रॉल करना सीखो, मतलब जो बच्चे जैसे चलते हैं ना वो जमीन पे दोनों पैरों दो हाथ से, उसे क्रॉलिंग कहते हैं। ठीक है, सो लर्न टू क्रॉल बिफोर यू रन, लर्न टू वॉक, चलना सीखो इसके पहले कि दौड़ने लगो। लर्न टू स्टैंड, खड़ा होना सीखो फिर दौड़ना स्टार्ट करो। लर्न टू लिव बिफोर यू रन, जीना सीखो फिर भागो। मतलब जीने का तो कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पर डेफिनेटली क्रॉल, वॉक, स्टैंड से कुछ होगा। क्रॉल करना चलने से होना चाहिए था, वॉक से, कॉमन सेंस यूज करे तो। देन वॉक करना दौड़ने से लिंक कर सकते हो। खड़े होना और चलना हो सकता था, है, एकदम से दौड़ने की बात नहीं होगी। सो दिस इज लर्न टू वॉक बिफोर यू रन, चलना सीखना चाहिए इसके पहले कि आप दौड़ने लगो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वही है जो आप समझ रहे हो। वन मस्ट अंडरस्टैंड और बिकम एडेप्ट एट द बेसिक। एडेप्ट मतलब गुड एट, मतलब अच्छे से स्किल्ड हो जाना। एट द बेसिक स्किल्स, टेक्निक्स और डिटेल्स ऑफ समथिंग बिफोर मूविंग ऑन टू दैट विच रिक्वायर्स ग्रेटर स्किल और एक्सपीरियंस। सपोज अगर आपको कोई जॉब करना है, ठीक है, आप कैसे दूं एग्जाम्पल? ठीक है, आपने ना, आपको कोई नॉलेज ही नहीं है उस जॉब के बारे में, आप सीधे सीधे क्या कर रहे हो ना, हाँ ठीक है मैं यहाँ पे बात करती हूँ, जैसे आपने कभी पढ़ाया नहीं है, ठीक है, यू हैव नेवर टॉट एनीवन, आपको पता भी नहीं है कैसे पढ़ाते हैं, और आप अपना जब स्टार्ट कर रहे हो पढ़ाना, आप क्या करोगे भैया? पहले छोटे बच्चों को पढ़ाना सीखा, मतलब पढ़ाना चालू करोगे कि आप सीधे सीधे बोलोगे कि नहीं मैं तो कॉलेज के बच्चों को पढ़ाऊंगा? नहीं करोगे ना। तो आप पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें माहिर हो जाओ, पहले उसमें अपने आप को बेस्ट बनाओ, फिर जाके आपको बड़ी चीज़ों पे आना चाहिए। अदरवाइज डायरेक्टली अगर जंप करोगे तो वही है कि सक्सेसफुल नहीं होगे, है ना। सो हमें हमेशा जो स्टार्टिंग की जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है और आप सीधे जाके क्वेश्चंस कर रहे हो, या आपको चैप्टर ही नहीं पता, स्टोरी नहीं पता, आप सीधे क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ऐसे थोड़ी होता है। कुछ स्टेप्स ऐसी होती है जो आप मिस नहीं कर सकते हो। वही चीज़ कि बेसिक चीज़ों में अपने आप को माहिर बना लो, फिर जाके आप कोई बड़ी चीज़ पे जाएंगे तो बेहतर रिजल्ट आएंगे। डन? ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। 45th है राइट ऑफ द ब्लैंक। तो राइट ऑफ द बॉल, राइट ऑफ द बैट, राइट ऑफ द लाइफ, राइट ऑफ द गेम। मतलब राइट मतलब सीधे से बोल रहे हैं, है ना। सो ये जो है ना, दिस इज राइट ऑफ द बैट, बड़ा अलग है, नहीं सुनाओ शायद आपने, तो बिल्कुल राइट ऑफ द बैट की बात हो रही है। दिस मीन्स व्हाट? इमीडिएटली और राइट फ्रॉम द स्टार्ट, बिल्कुल एकदम से और स्टार्टिंग से कोई चीज कर रहे हो, फ्रॉम द स्टार्ट, उसे कहते हैं राइट ऑफ द बैट। ठीक है, ओके नेक्स्ट। मेक हे वाइल द ब्लैंक शाइन्स। तो क्या शाइन करेगा? वाइल द सन शाइन्स, क्लाउड शाइन्स, स्टार्स शाइन्स, लाइफ शाइन्स। पहली बात तो यहां पर अगर स्टार्स है तो वो शाइन्स नहीं हो सकता, तो इससे भी थोड़ा एलिमिनेट कर सकते हो, बट अदरवाइज अगर हम वो यूज ना करें ग्रामेटिकल चीजें, वैसे ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं यूज करते हैं लाइन्स में। सो क्लाउड तो शाइन करते नहीं है, लाइफ शाइन्स, मेक हे वाइल लाइफ शाइन्स। ठीक है, सन स्टार्स लाइफ में से कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज एक्चुअली सन। ठीक है, सो मेक हे वाइल द सन शाइन्स, इसका मतलब जब सूरज की रोशनी है तभी काम क्यों नहीं कर लेते हो भैया अपना कंप्लीट? यानी जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उसी वक्त उसको उपयोग कर लेना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए, पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए कि आगे करूंगा ऐसे एंड स्टफ। ठीक है, सो टू मेक गुड यूज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी वाइल इट लास्ट, जब तक अपॉर्चुनिटी है तब तक ही उसका सही उपयोग कर लो। जैसे आपके पास मैग्नेट ब्रेन्स पे फ्री वीडियोस हैं अवेलेबल, तो क्यों फिर अपना टाइम वेस्ट करना? फटाफट जो भी मिल रहा है उसको पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जब चाहो तब देख सकते हो वीडियोस। तो ये चीज़ है जिसका आपको एडवांटेज लेना चाहिए। यू शुड नॉट वेट कि हाँ हम पढ़ लेंगे या स्टफ लाइक दैट, नहीं, क्योंकि कोई और है जो सब पढ़ चुका है ना, और फिर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, फिर हमको बुरा लगता है काश हम पढ़ लेते। सो वही चीज़ है, जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तभी उसका एडवांटेज उठाना बेस्ट चीज़ है। डन? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। हैव योर ब्लैंक इन योर माउथ, हैव योर हार्ट, अपना दिल मुंह में आ जाना, कहते हैं कलेजा मुंह में आ गया है ना, शायद ऐसे बोलते हैं। ठीक है, सो हैव योर हार्ट इन योर माउथ, हैव योर हैंड इन योर माउथ,
hand in your mouth, have your head in your mouth, have your lungs in your mouth. ठीक है, अब हेड और हैंड तो नहीं होगा, हार्ट और लंग्स में से कुछ है, ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, हार्ट. जैसे हिंदी का हमको पता है तो हार्ट यूज करेंगे. सो इट इज हैव योर हार्ट इन योर माउथ, मतलब जो दिल है आपके मुंह में आ गया. इसका मतलब क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा ऐसे डर जाते हो ना, या नर्वस कि क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, खतरा है, यू आर वेरी वेरी अफ्रेड या नर्वस फॉर समथिंग, तब हम कहते हैं कलेजा मुंह को आ गया, है ना. सो फीलिंग वेरी नर्वस और अफ्रेड इज हैविंग योर हार्ट इन योर माउथ. डन. ओके, नेक्स्ट, burn the midnight blank. This is burn the midnight stars, dreams, oil, lamp. अब लैम्प को नहीं जलाते हो आप, लाइक जलाते भी हैं, ठीक है, वी बर्न द लैम्प. ओके, ठीक है. सो आपके पास कुछ भी हो सकता है, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप बोल सकते हो वी कांट बर्न इट, बट या इसका आंसर जो है वो है मिडनाइट ऑयल, विच इज ऑप्शन नंबर सी. बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या है, दिस मीन्स टू वर्क लेट इन टू द नाइट, रात को देर तक काम करना इज बर्न द मिडनाइट ऑयल. क्लियर. ओके, चलो आते हैं लास्ट सेकेंड क्वेश्चन पे. नॉट द ओनली ब्लैंक इन द सी, नॉट द ओनली वीड, प्लांट, फिश, क्रीचर. भैया ये अकेली ही फिश या अकेला ही क्रीचर या अकेला वीड इज अनवांटेड प्लांट, या अकेला ही प्लांट नहीं है सी में, तो हम फिश के लिए यूज करते हैं कि भैया ये अकेली मछली नहीं है पूरे समुद्र में, यानी समुद्र इतना बड़ा गहरा है कि इसमें एक ही मछली को देखकर आप ये नहीं बोल सकते बस अब सब खत्म हो गया, नहीं, और भी मछलियां हैं, है ना. सो इसका मतलब क्या हुआ भाई, नॉट द ओनली सुटेबल थिंग, अपॉर्चुनिटी और पर्सन वन कैन फाइंड. इफ यू फील कि बस यही एक पर्सन था लाइफ में, अब तो बस लाइफ खत्म, नहीं, देयर आर सो मेनी पीपल, है ना. वैसे ही बस यही अपॉर्चुनिटी थी, अब तो खत्म, नहीं, देयर आर सो मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज. एंड ऑल्सो यस, बस ये एक ही चीज थी मेरे पास, अब कुछ नहीं हो सकता, नहीं, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स. तो एक ही चीज अगर नहीं मिली या फेल हो जाता, इसका मतलब ये नहीं कि खत्म है जिंदगी, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर वेटिंग फॉर यू. तो या नॉट द ओनली फिश इन द सी. क्लियर. ओके, now let's come to the final question, which is no news is blank news. So is it no news is good news, bad news, better news या happy news? तो ये जो है ना वो है good, which is option B. No news is good news. अब इसका मतलब क्या है, let's read it. It is said to make someone feel less worried when they have not received information about someone or something. Because if something bad had happened, they would have been told about it. जैसे इसको देखो, ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ मैं. सपोज अनफॉर्चुनेटली कोई हमारा लव्ड वन जो है वो हॉस्पिटल में है, या कोई लव्ड वन है जो कहीं फंस गया है नेचुरल कलामिटी की वजह से, आपको कोई न्यूज़ नहीं आई है, ठीक है, आपको ना तो ये बताया गया है कि कुछ अच्छा खबर है, ना ही आपको ये बताया गया है कि कुछ बुरा हो गया है. तो ये आप उस इंसान को बोल सकते हो ताकि वो थोड़ा अच्छा फील करे, नर्वस ना हो, टेंशन ना ले, कि भाई कोई न्यूज़ नहीं आई, इसका मतलब हो सकता है ये अच्छी न्यूज़ है, कि अगर सब कुछ ठीक हो रहा होगा इसलिए उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया. बिकॉज अगर कुछ गलत हुआ होता, कोई अजीब खबर होती, अनफॉर्चुनेट होता, तो वो पहले हमें खबर करते. सो अगर कोई न्यूज़ नहीं आई है, इसका मतलब शायद कोई अच्छी न्यूज़ है, ठीक है. तो ये उसको बोल सकते हैं जो बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर समथिंग गुड टू हियर, और अगर उनको अभी भी न्यूज़ नहीं आई एंड दे आर टेंस, तो आप बोल सकते हो कि भाई कोई खबर नहीं है, इसका मतलब हो सकता है कोई अच्छी खबर हो, ताकि उनको बेटर फील हो. डन. सो विद दिस वी आर डन विद 50 MCQs. आई लव्ड teaching this topic because ये sort of moral lesson वाला topic बन जाता है, and yes, teaching values is always a good thing. So I hope आपको not only idioms और proverbs clear हुए हैं, but साथ ही साथ आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली हैं. एंड या इसमें से कई ऐसे हैं जो आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो. स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेज ऑन देम, स्टार्ट यूजिंग देम इन योर लाइफ. या फिर आप ऐसे बता सकते हो ना, मम्मी पापा आप हिंदी में जिसको बोलते हो ना ऐसे ऐसे, उसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं. इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस जारी रखो. मेक इट इंटरेस्टिंग, मेक इट लाइक यू एंजॉय इट, एंड इस तरीके से नहीं भूलोगे. सो वी आर डन विद द एक्सप्लेनेशन, डिस्कशन एंड सॉल्विंग ऑल द 50 MCQs, जो कि टोटल बिगनर लेवल के हैं. अभी आपके लिए 2 और वीडियोज वेट कर रहे हैं, इंटरमीडिएट एंड अचीवर्स. सो हम उसमें भी बहुत सारे इडियम्स और प्रोवर्ब्स सॉल्व करेंगे. बट फॉर दिस वीडियो दिस इज व्हाट इट इज. क्लियर. ओके, चलो. Now we are done with the discussion of the topic, but yes, there is one more important thing that we need to discuss. और वो ये है कि जैसे आपने अभी एक वीडियो देखा, वैसे ही अगर आप और भी वीडियोस को इजीली एक्सेस करना चाहते हो, then please visit the website of the channel. क्यों करना है वेबसाइट विजिट? बिकॉज यहाँ आपको सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से प्रॉपर ऑर्डर में मिलती हैं, एंड इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू एक्सेस एनी वीडियो दैट यू वांट टू वॉच. फॉर एग्जाम्पल आपको करना क्या है, जस्ट जाओ गूगल पे, टाइप करो magnetbrains.com, जो कि हमारे वेबसाइट का नाम है. जैसे ही वेबसाइट ओपन करते हो, आपके सामने ये जो पेज है वो डिस्प्ले होता है. अब इस पेज पे अगर ध्यान से देखते हो, आपको सारे ऑप्शंस एक प्रॉपर ऑर्डर में मेंशन है. NTSC, ओलंपियाड, देन किंडरगार्टन से क्लास 12th, यू गेट एग्जाम्पलर, यू गेट एक्स्ट्रा लर्निंग, वन शॉट रिविजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा.
क्लिक करो टू एक्सप्लोर देम। सपोज एक एग्जाम्पल देख लो, फिर वही स्टेप्स आपको सबके साथ फॉलो करनी है। जस्ट क्लिक ऑन ओलंपियाड, यू गेट ऑल द फोल्डर्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जीके। क्लिक ऑन द वन जिसका वीडियो देखना चाहते हो। सपोज यू वांट टू सी 10th आईईओ का कोई टॉपिक, क्लिक कर दो उस पर, यू गेट द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। क्लिक ऑन सिलेबस ओवरव्यू, सपोज देखना है आपको ये, जैसे क्लिक करोगे यू गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये बड़ा आसान तरीका हो जाता है। वॉच द वीडियो, मेक नोट्स, बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन पूरा सिलेबस, एंड वंस यू आर डन विद दिस, क्लिक ऑन द क्रॉस आइकॉन। वही इंग्लिश का कोई टॉपिक पढ़ना है, क्लिक करो, दूसरे सब्जेक्ट का पढ़ना है, क्लिक ऑन द बैक बटन, फॉलो द सेम स्टेप्स एंड गेट द वीडियोस। तो विद इन सेकंड्स यू गॉट द वीडियोस इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये बड़ा आसान है, टाइम सेविंग प्रोसेस है, सो प्लीज डू विजिट द वेबसाइट। क्लियर? ओके, नाउ वी आर डन विद द डिस्कशन, बट या और भी आने वाले वीडियोस के लिए अगर आपके पास एक प्रॉपर स्केड्यूल हो, अगर आप भी अपनी रेगुलरिटी या फिर एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना चाहते हो व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपियाड्स या एनी सब्जेक्ट, आपके पास एक प्रॉपर स्केड्यूल हो, दैट्स ग्रेट। सो ओलंपियाड्स के लिए जो टाइम टेबल है वो आपके सामने है। एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे ठीक सुबह 10 बजे यू गेट इंग्लिश ओलंपियाड के वीडियोस, ठीक 1 बजे मैथमेटिक्स ओलंपियाड, एंड ठीक 7 बजे जीके ओलंपियाड के वीडियोस। सो दिस इज हाउ इट इज ईजी फॉर यू टू गेट ऑल द वीडियोस रिस्पेक्टिवली इन डेज पर, इस टाइम पर। सो please set your reminders, please be ready with a notebook and a pen, and yeah, enjoy studying the topics. Clear? Okay. So with this, we have finally come to an end of the discussion of idioms and proverbs के 50 MCQs based on beginner level. I hope you totally understood it. I hope you enjoyed it. And yeah, if you feel कि ये video बहुत worth it था, then please consider giving a big fat thumbs up to the video. Share this and share about the channel with as many people as you can. And yes, अगर खुद कोई update miss नहीं करनी है तो क्या करना है भाई? जाके subscribe करो to the channel. So with this, do not forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video. But in the next one, we are going to meet you very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.